बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 12th का आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि इतिहास का, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज यानी कि 16 अक्टूबर 2024 को आपका हिस्ट्री का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। इवन जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं उनका 2-3 घंटे में एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के एग्जाम की तैयारी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझा दिए थे। लेकिन नाइट के टाइम पे मिडनाइट 15 अक्टूबर को यानी कि आज रात में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर जी आप कम से कम एक सैंपल पेपर की प्रैक्टिस जो है आप सुबह सुबह करवा देना और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करवाइएगा जो कि संभावना हो जिसकी कि वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आपकी इसी डिमांड पर इस वीडियो में हम लेके आए हैं अपना चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे पूरा इस वीडियो में एक ही बार में हम सॉल्व करके समझेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये वीडियो आपकी कम से कम 1 घंटे से लेके 1 घंटा 10 या 20 मिनट की बनेगी। लेकिन जब ये वीडियो एंड होगी, ठीक है, और इस वीडियो को देख के जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आई विल श्योर कि आप 80 आउट ऑफ बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही, वो सिलेक्टेड भी हैं, रिपीटेड भी हैं, जिसकी संभावना है कि ये आपके पेपर में आ सकता है उसके बारे में। ठीक है, और इसके अलावा जिस बच्चे ने तीनों के तीनों सैंपल पेपर देख रखे होंगे ना, उसकी तैयारी में तो 4 चांद लग जाएंगे इस सैंपल पेपर से। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास 12th के आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों। ठीक है, चलो एक बार पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग में, आपका पेपर 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। अब पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको इस पेपर के जो सामान्य निर्देश हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि पेपर के अंदर आपके 5 खंड होंगे और 34 प्रश्न होंगे। सबसे पहला रहेगा खंड नंबर का, जिसमें 1 से 21 ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, यानी कि पेपर में टोटल आपके 21 एमसीक्यूज आने वाले हैं। और एमसीक्यू के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। फिर खंड नंबर खा रहेगा 22 से 27 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के टोटल आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 फर्स्ट बुक से, 2 सेकंड बुक से। फिर खंड गा रहेगा आपका 28 से 30 ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 8-8 अंक के, यानी कि 8 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, अथवा मिला दें तो ये 6 क्वेश्चन 8 नंबर के होने वाले हैं, जिससे आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर खंड नंबर घा जाता है जिसमें 31 से 33 ये जो 3 क्वेश्चन है ये स्रोत आधारित 4-4 नंबर के रहने वाले हैं, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन स्रोत आधारित। फिर आपका 5वां खंड आ जाता है जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा 34 और ये रहेगा मैप का और 5 मार्क्स का। तो बच्चों आपके एमसीक्यू के लिए, ठीक है, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, इवन आपके मैप के लिए मैंने एक एक वीडियो अलग बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं सारी वीडियोस के, आप जाके उन सभी वीडियोस को देख लेना और अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर बना लेना। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, आपका जो पेपर है ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ABCD और E, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 34। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 1 से 21 एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी की बात करें तो 22 से 27 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके 3 मार्क्स के। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन सी जो है इसमें 28 से 30 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके 8 मार्क्स के। फिर आ जाता है आपका सेक्शन नंबर डी, इसमें 31, 32 और 33 ये 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। एंड सेक्शन ई जो है इसमें आपका 34 क्वेश्चन एक ही रहेगा, मैप बेस्ड 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गया पेपर का पैटर्न। तो आर यू गाइस रेडी? क्या आप तैयार हो अपने आज के इस सैंपल पेपर की शुरुआत करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और, जब मैं ये वीडियो रात में बना रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वही प्रॉब्लम हो गई थी, क्या बोलते हैं, साउंड की। ठीक है, तो अभी आप जो आगे वीडियो देखेंगे उसमें हो सकता है कि साउंड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिलेगा, तो उसको ध्यान से देखना और समझना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, कुछ बातों को बड़े ध्यान से सुनिए।
नॉर्मली क्या होता है कि आपके सेक्शन ए में जो है वो टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, आपके जो क्वेश्चन पेपर है इसमें थोड़ा सा चेंज किया, वो ये है कि जो आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसमें से हमने 8 से 10 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं जिसके एक ही क्वेश्चन के अंदर से हम आपकी कम से कम 5 से लेके 7 जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसकी तैयारी करवाएंगे। अर्थात आप ये मत समझना कि आप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे, आप ये समझ के चलना कि आप यहाँ पे 20 के अंदर से 50 प्लस एमसीक्यू को करने वाले हो। इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर, ठीक है ना। तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो भी मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में शामिल जो असत्य कथन है आपको उसका चयन करना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है, ठीक है। तो बेसिकली देखो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा नामक जो स्थल था इसका उत्खनन किया गया था। तो ये तो राइट है भाई, क्योंकि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और कब की थी, 1921 में, मतलब ये सही हुआ। दूसरा क्या है कि 1922 में जो रखालदास बनर्जी थे इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी कि इसकी खोज की थी। ये भी बात सही है भाई कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। दूसरा क्या है, जॉन मार्शल की बात आती है कि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता है जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, फिर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसकी जो घोषणा थी वो 1924 में जॉन मार्शल ने की थी, यानी कि नामकरण किया था। तो ये बात भी सही है भाई। लेकिन ये कहना कि कनिंघम को जो हड़प्पाई मोहर दी गई थी एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा, उसका ये सही आकलन कर पाया था, ये गलत है। क्योंकि हम सभी को पता है कनिंघम का भ्रम क्या था कि इसने कहा था कि ये जो मोहर है वो गंगा घाटी में पनपे शहरों के टाइम की है, बट ये मोहर उससे तकरीबन 1500 से 2000 साल पहले की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए कि क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, गलत होगा आपका ये डी वाला। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, इसी में से आपके तकरीबन 5 से 7 एमसीक्यू एक साथ में हो गए। कैसे, आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी, 1921 में, किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। फिर मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में, और किसके द्वारा की गई थी, रखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो घोषणा थी ये कब हुई थी, 1924 में, किस व्यक्ति ने की थी, जॉन मार्शल ने, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे ये 1924 में कौन थे, तो वो जॉन मार्शल थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1861 में कौन थे, तो याद रखेंगे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे आपको एमसीक्यू समझ में आ गए। अब बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख लेंगे, दयाराम साहनी जी का योगदान, रखालदास बनर्जी का, जॉन मार्शल का, ये तीनों ठीक है। और कनिंघम की बात यहाँ पे बस गलत है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब ये लिया गया है आपकी चैप्टर 3 से महाभारत के संबंध में। क्वेश्चन ये है कि महाभारत जो है इसके बारे में आपको एक असत्य कथन का चयन करना है। तो देखो महाभारत के जो रचयिता है वो माने जाते हैं ऋषि वेद व्यास जी, बिल्कुल ठीक है। महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता, हालांकि इसमें एक और वर्ड ऐड होता है वो काफी बड़ा है, ठीक है। वो वैसे शास्त्रों में है, आपकी किताब में केवल जय संहिता ही है, ठीक है। महाभारत में जो शुरुआती श्लोकों की संख्या थी वो 10,000 थी, और वर्तमान में ये श्लोकों की संख्या 1,10,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, ठीक है। उसके बाद में महाभारत में जिस चीज का चित्रण किया गया है वो है बेसिकली एक युद्ध के बारे में जो कि कौरव और पांडवों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये युद्ध जो था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था और 17 दिन तक। ये गलत है भाई, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था वो कितने दिन तक हुआ था बच्चों, 18 दिन तक हुआ था, ठीक है। तो महाभारत के बारे में ये बातें आपको याद में रखनी है। कौन कौन सी बातें याद में रखनी है, सबसे पहली तो इसके रचयिता कौन है, तो ऋषि वेदव्यास जी हैं। महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, जय संहिता, या फिर जय संहिता किसका नाम है, तो महाभारत का है। शुरुआती श्लोक कितने थे महाभारत में, 10,000 थे। महाभारत में जो युद्ध हुआ वो कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में, और कितने दिन तक हुआ था, याद रखेंगे 18 दिन तक हुआ था, ठीक है। तो महाभारत के बारे में आपको 4 से 5 बातें एक ही बार में पता चल गई, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से इजीली इसको पढ़ सकते हैं। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द महाभारत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 डेज की जगह 18 डेज आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। बेसिकली यहाँ पे हमें
एक ऐसे यात्री की पहचान करनी है जो ये लिखता है कि हर वो वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, ठीक है, वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। जैसे कि वैसे ये कथन है बेसिकली किसका? फ्रांसोis वर्नियर का। और फ्रांसोis वर्नियर ये कहता है कि हर वो वस्तु जो एक बार पवित्र थी, दोबारा अपवित्र हो जाती है, तो वापस से अपनी पवित्रता को पा सकती है। इसके लिए एग्जाम्पल देता है, जैसे हवा जब प्रदूषित हो जाती है, तो सूरज की रोशनी इसको स्वच्छ करती है। इसी प्रकार से जैसे समुद्र में जो नमक है, वो समुद्र के अंदर रहते हुए भी समुद्र को गंदा नहीं, बल्कि उसके पानी को और साफ बनाता है। ठीक है ना? तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। तो आपको समझ में आ गया इसके बारे में। अब इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे आपका फ्रांसोis वर्नियर, ये बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है? अब आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है जैन धर्म के बारे में। अब यहाँ पे देखो, आपको कम से कम 4 से 5 एमसीक्यू पता चलेंगे। सबसे पहला तो ये, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है स्वामी ऋषभदेव जी। और आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो स्वामी ऋषभदेव। ठीक है? जैन धर्म में अभी तक कुल कितने तीर्थंकर हो चुके हैं? तो याद रखिएगा 24 हो चुके हैं। ठीक है? और आपसे पूछा जाए कि 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो याद रखेंगे उनका नाम था महावीर। ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है कि तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐसे लोग जिन्होंने पुरुषों की और महिलाओं की जीवन की जो नैया है उसको नदी के उस पार लगाया है, इनको तीर्थंकर बोला जाता है। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है? तो जैन धर्म के बारे में इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके? अब आ जाइए इंग्लिश में, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द जैनिज्म। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि डी राइट है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है, इसमें से आपको एक ही साथ में बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में। क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही मिलान कीजिए। ठीक है? तो आप सभी को पता है कि जब वो पहली बार यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो वो एक लाश वगैरह को देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब वो भी इस सन्यास का ही रास्ता अपनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, यानी कि अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि किस आयु में भगवान बुद्ध ने, बेसिकली सिद्धार्थ ने, अपना जो गृह था इसको त्यागा था? तो 29 वर्ष की आयु में। ठीक है? और इस घटना को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था बच्चों सारनाथ में। और सारनाथ में ये जो उपदेश दिया, इस घटना को जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन से, अर्थात इन्होंने धर्म चक्र में परिवर्तन किया एक तरीके से। ठीक है? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है? और इस घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है? क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अब आ जाइए एमसीक्यू में देख लेते हैं कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी वाला जो ऑप्शन है, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए, ये राइट हो जाएगा। ठीक है? तो अब आप याद रखोगे बच्चों, क्या क्या बातें याद रखोगे? सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध ने, यानी कि सिद्धार्थ ने, अपना जो गृह था वो किस आयु में त्यागा था? 29 वर्ष में। ये जो गृह त्याग करने की घटना होती है, इसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। इसको कैसे जानते हैं? इसको धर्मचक्र परिवर्तन से जानते हैं। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। इसको कैसे जानते हैं? इसको महापरिनिर्वाण के संबंध में जानते हैं। ठीक है? आ रहा है अच्छे तरीके से समझ में बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आप देख लेना आपका मिलान किस तरीके से था। ठीक है? बाकी यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पहले वाले का आप देखेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, दूसरे वाले का सी आ जाएगा, तीसरे वाले का आपका यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में है। ठीक है? अगर आपको मैप आपने देखा तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है? कहा गया है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल के और वर्तमान क्षेत्र के बारे में असत्य का चयन कीजिए। तो ध्यान से समझिए, पहले तो जो आपको आसान लगता है पहले आप वो देखो। जैसे कि हमें आसान लगता है कि जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। ठीक है? साथ ही धौलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया और लोथल हो गया, ये कहाँ पे हैं? तीनों के तीनों गुजरात में है। ठीक है? फिर राखीगढ़ी और बनावली, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? हरियाणा में है। लेकिन ये जो कोट दीजी कहा गया है ना कि गुजरात में है, ये गलत है, क्योंकि कोट दीजी कहाँ पे है? कोट दीजी पाकिस्तान में है। ठीक है? जैसे कोट दीजी जो है वहां पे बेसिकली जैसे राजस्थान का जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर इस तरीके से यहाँ पे जब ये गुजरात के पास में मिलता है, तो इस जगह पे है ये कोट दीजी। उसके नीचे यहाँ पे चौंदड़ू आ जाता है और इधर एक और चीज आ जाती है। ठीक है ना? तो वहां पे है बेसिकली। समझ गए अच्छे तरीके से कि कौन सा स्थल
कहाँ पे हैं। पाकिस्तान में बेसिकली 3 है, फोर्ट दीदी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, ये आ जाते हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली और गुजरात में धौलावीरा, नागेश्वर, लोथल है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ पे आपका जो ए है कोट दीजिए वाला, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। जो विजयनगर के शासक होते थे, ठीक है, उनको बेसिकली क्या बोला जाता था, उन्हें राय बोला जाता था। ठीक है, तो ये शासक जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, तो हम सभी को पता है। जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, केरल की और कर्नाटक की, तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ज्यादातर तेलुगु और कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है ना, तो कौन सी राइट होगी, ए और बी सही है, ये वाला राइट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बड़े ध्यान से समझना। अब इसके अंदर से भी आपके कुछ 3 से 4 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले वो कंप्लीट होंगे। जैसे क्या कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है, उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देखो, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारे पास जानकारी के क्या स्रोत है, हम अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, मूर्तिकला के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में समझ पाते हैं। अभिलेख जैसे कि अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन है, कौटिल्य। तो याद रखना, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने, और किसके मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ ठीक है, उसके बाद में जो इंडिका किताब है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मेगास्थनीज। ठीक है ना, तो आपसे अर्थशास्त्र और इंडिका के जब लेखक की बात आएगी तो आप बता दोगे कौन किसका लेखक है। ठीक है, कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, ये भी याद रखना। अब जो अर्थशास्त्र किताब है, इसमें मौर्य साम्राज्य की राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीतिक, ये सभी जानकारी हमें मिलती है। अर्थात यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में इजीली देख सकते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ समझा रहा था, उसका ही दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, आपको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनके बारे में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल बने थे, वो बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और यही भारतीय पुरातत्व के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल बने थे, जो कि 1861 में बने थे। अब दूसरे बने थे जॉन मार्शल 1924 में, और इसी समय इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी। और तीसरी बार बने थे REM व्हीलर 1944 में। ठीक है, तो पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरे पे जॉन मार्शल और तीसरे पे REM व्हीलर। तो यानी कि डी हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो अब आप याद रखेंगे कि आपसे कुछ भी इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के बारे में, जो कि आपको मैंने बता दी। ठीक है, एक ही बार में। अब आ जाइए इंग्लिश में, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। तो जॉन मार्शल जो है ये सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट पे अलेक्जेंडर कनिंघम एंड थर्ड पे REM व्हीलर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपके जो है वो कुछ 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये कहा गया है कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव का जो उत्खनन था, इसके बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो बेसिकली इस जिले का गांव जो ये हस्तिनापुर, इसका जो उत्खनन था, ये पुरातत्ववेत्ता थे बीवी लाल, इनके द्वारा करवाया गया था। समय रहा था 1951 से 1952 के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें आबादी के 5 स्तर के साक्ष्य मिले थे, जिसमें से दूसरा और तीसरा काफी ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट रहा था। तो यानी कि जो डी वाला हमारा ऑप्शन है, पुरातत्ववेत्ता बीवी लाल, समय, ये आबादी के स्तर, ये सभी के सभी इस हस्तिनापुर नामक गांव के उत्खनन के बारे में सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका, आई नो कि टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, बट एक ही साथ में आप ये भी तो देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन से मैं 3 से 4, इवन कुछ 5-6 तक जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब इंग्लिश में आप यहाँ से देख लो कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में, तो आपका ये सारे के सारे राइट है। ठीक है, अब एक और जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है, महात्मा बुद्ध के बारे में आपको इन कथनों को पढ़ना है और बड़े ध्यान से समझना है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, ऐसा माना जाता है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला क्वेश्चन, इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था और ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो एक के बारे में समझ में आ गया, कब जन्म हुआ, किस कुल में हुआ और कहां पर हुआ था। अब दूसरा सुनिए कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में
अपना गृह त्याग किया था। तो इसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ पे? बोध गया बिहार में। और कब? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आयु कितनी रही थी? 80 वर्ष। जगह का क्या नाम था? कुशीनगर था, जो कि भारत में है। ठीक है। इनकी माता का नाम था, जो बेसिकली इनके जन्म देने के कुछ ही दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका नाम था महामाया। और फिर इनका लालन पालन पोषण किया था उनकी उपमाता महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक है ना? तो यानी कि माता के बारे में और उपमाता के बारे में ये सारी की सारी बातें यहाँ पे सही है। ठीक है ना? तो आपको एक ही बार में बहुत सारी बातें पता चल गई। क्या क्या बच्चों? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कुल का क्या नाम था? शाक्य कुल था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। किस आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। ठीक है। उसके बाद मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कितनी आयु रही थी? आयु रही थी 80 वर्ष। जगह का क्या नाम था? कुशीनगर। माता का नाम क्या था? महामाया। और उपमाता का नाम प्रजापति गौतमी। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में एक ही बार में आपको हमने 8 से 10 जो एमसीक्यू बन सकते हैं इनके बारे में वो यहाँ पे बता दिए। बाकी इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, बेटे का नाम राहुल था। ये कुछ भी आ सकता है, तो वो भी आप देख लेना इस तरह से। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे चारों के चारों जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ से इंग्लिश में देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी के सभी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो ध्यान से सुनिए। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हैं वो सम्राट अशोक हैं। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में जो सैनिक गतिविधियों का संचालन होता था ये एक समिति और जो 6 उप समितियां होती थी इनके द्वारा होता था। मतलब कि स्थापना, शासक और सैनिक गतिविधि, इन सभी के बारे में ये सारे कथन राइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये बहुत ही आसान सा है कि यूनेस्को, यानी कि जो यूनेस्को एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा हम्पी इसको विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? यानी कि इसको वर्ल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया था हम्पी को? तो कब किया था भाई बताएंगे? ये किया था 1986 में। ठीक है। 1986 में किया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान सा है। महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण था इसको तैयार करने की जो मुहिम थी वो कब चलाई गई थी और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी ये बताइए। ठीक है। तो हम सभी को पता है किसने की थी? 1919 में की थी वी.एस. सुधांकर के द्वारा। अभी 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा समालोचनात्मक संस्करण का, वो भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने फ्रांसवा वर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग करके प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया? अर्थात फ्रांसवा वर्नियर का जो वृत्तांत था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये जो उसका वृत्तांत था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने इसके वृत्तांत को उपयोग करके प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत को विकसित किया? तो उसका नाम था, क्या नाम था उसका बच्चों? मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? मॉन्टेस्क्यू। अब यहां से देखेंगे ऑप्शन बी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही आसान है। और नहीं, आसान नहीं है ये क्वेश्चन, आसान नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अंदर से, बहुत ही डीपली पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि बीजापुर और कर्नाटक के आसपास डैश में लिखी गई बहुत ही छोटी छोटी कविताएं 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पर बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा रची गई थी। तो इन कविताओं को बेसिकली छोटी छोटी जो कविताएं थी चिश्ती संतों के द्वारा जो रची गई थी, बीजापुर कर्नाटक के आसपास मिली हैं, इनको क्या बोलते हैं? कौल, कव्वाली तो अलग चीज होती है, जिम्मी एक समुदाय था, तो कौल एक समुदाय था। तो बेसिकली कविता का नाम क्या हो गया? दक्खनी। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ इसी तरीके का है। आपको यहाँ पे एक ऐसी दरगाह की पहचान करनी है जो कि दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले एक व्यापारिक मार्ग पर बनी थी। ठीक है। इसी वजह से इस दरगाह पर ज्यादा से ज्यादा यात्री आते थे, क्योंकि व्यापार करने जाते थे, तो यहाँ से ये आशीर्वाद लेके जाते थे या फिर मनोकामना मांग के जाते थे। ठीक है। तो ये किसकी दरगाह थी? बेसिकली
ये थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, अब इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही, ये भी डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि मैं क्वेश्चन का लेवल इस पेपर का काफी हार्ड रखने वाला हूं, तो दो क्वेश्चन बहुत ही डीपली हैं। क्वेश्चन ये है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम के अंदर वैष्णव धर्म के एक प्रमुख प्रचारक ये रहे थे, वो आपको बताने, अर्थात 15th सेंचुरी में, ठीक है, असम में वैष्णव धर्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसका जो प्रचार कर रहे थे, ये उसके प्रमुख थे। उनका क्या नाम था बताएंगे? शंकरदेव, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद या फिर शंकराचार्य। तो मलिक मोहम्मद जायदी और जयशंकर प्रसाद, इसका तो आपकी किताब में दोनों तीनों में ही कहीं जिक्र ही नहीं है। शंकराचार्य हो गया या फिर शंकरदेव हो गए, इनमें से एक हो सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकरदेव। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फारस के शासक के द्वारा कालीकोट, जिसे वर्तमान में भी कालीकट है, जिसे वर्तमान में कोझिकोड बोला जाता है, यहाँ पे किस राजदूत को विजयनगर साम्राज्य में भेजा गया था? तो हम सभी को पता है उसका क्या नाम था राजदूत का? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों सेक्शन ए के सबसे आखिरी एमसीक्यू की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले कृष्णदेव राय के बारे में हमें इन कथनों में से एक गलत कथन का चयन करना है। तो अब इसमें देखो, कम से कम आपके 10 एमसीक्यू कंप्लीट होंगे कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, सबसे पहला तो देखिए, कृष्णदेव राय का जो संबंध है ये था तुलु वंश से। किसे था? तुलु वंश से। इन्होंने राजगद्दी कब संभाली थी? 1509 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1529 में हुई थी। ठीक है, इन्होंने 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको हासिल किया था, और इसका नाम था दोआब। ठीक है, इन्होंने 1534 में और 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान थे इनको पराजित किया और उनको अपनी नेता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने माता जी के नाम पर विजयनगर के पास ही एक नगलपुरम नामक जो स्थान था, इसकी बेसिकली स्थापना करवाई। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? नलगपुरम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नलगपुरम। नगलपुरम नहीं है, नलगपुरम है। इसीलिए क्या होगा कि डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एक वर्ड के इधर उधर होने से नाम गलत हो गया ना, तो यही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जो कि असत्य है। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, नाम कैसे याद रखोगे? नगलपुरम नाम है जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब और चीज सुनिए कि बेसिकली जब 1565 में राक्षसी तागड़ी का जो युद्ध हुआ था, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, इसमें तीन जो सल्तनत थी, इन्होंने मिलकर विजयनगर पे धावा बोला था। तो विजयनगर की तरफ से जो बेसिकली राम राय थे, ठीक है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है ना, तो ये चीजें थी उस युद्ध में सेनाओं का। ठीक है, राम राय बेसिकली। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो आप अपने पेपर के पैटर्न को, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सेक्शन ए जो था ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपने ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज बतानी है जो मैंने आपसे पूछी थी, कि जो भी ये अभी हमने 20 एमसीक्यू किए हैं, क्या आपको इस बात का एहसास हुआ या नहीं कि 50 एमसीक्यू के आसपास हमने किए? ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें से कम 5 से 7 एमसीक्यू हमने देखे थे। ठीक है ना, तैयारी काफी अच्छी करवाई ना मैंने आपकी। तो अब यहाँ पे बस एक ही चीज करो, आप बस मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देना। ठीक है, कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और साथ ही 20 में से आपने कितने एमसीक्यू का राइट आंसर दिया। वैसे भी वीडियो एंड नहीं हो रही है, अभी और चलिए 20 मिनट। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने अगले सेक्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर बी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे भी वही बात आ जाती है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के बारे में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, इस स्रोत को मैं सीधा सीधा आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो जाएगा पढ़ूंगा तो। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो हम सभी को पता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है, जो कि 1861 में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल बने थे, और ये पहले थे। ठीक है, 1861 में कौन बना था भाई? तो बता दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज में कनिंघम के प्रथम के बारे में क्या सही है? तो एक व्यक्ति आता है, इनको हड़प्पाई मोहर देता है, बिल्कुल ठीक है। ये इस मोहर को ऐसे कालखंड से अंकित कर देते हैं जिससे ये परिचित होते हैं, तो ये भी सही है। उन्होंने कहा कि ये मोहर भारतीय इतिहास का जब प्रारंभ हुआ गंगा घाटी के जो नगर हैं इनसे संबंधित है।
बट ये उससे पहले से थी, मतलब कि ये डी वाला राइट है इसका। ठीक है, तो काफी छोटे क्वेश्चन थे जो कि एक तरीके से मान लीजिए मैं आपको समझा ही चुका था। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देख लें यहाँ से, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है आपके आंसर मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ओके, तो आई होप आप सभी को अभी तक का सेक्शन ए और सेक्शन बी एमसीक्यू वाला बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर सी की तैयारी के लिए? तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का जो हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस सेक्शन में हमारे 3-3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और एक में आपको अथवा मिलेगा, लेकिन मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन में अथवा लिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से समझो कि ये जो भी क्वेश्चन हम 3 नंबर में करेंगे, हम इनकी तैयारी इस तरह से करने वाले हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में 8 नंबर में पूछा जाए, क्योंकि आए हुए में कई बार, ठीक है ना, तो आप उसको भी इसी वीडियो के माध्यम से लिख सकोगे। ठीक है ना, तो यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ में हम 8 नंबर की भी तैयारी को करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो एक साथ 2 की तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 22 और पहले में ही अथवा दे दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि विजयनगर साम्राज्य की जो व्यापारिक गतिविधियां थी, हमें इनको यहाँ पे बताना है, अर्थात विजयनगर में व्यापार कैसे होता था वो बताना है। ठीक है, तो देखिए विजयनगर के व्यापार के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो रहेगा घोड़ों का आयात, यानी कि घोड़ों को मंगाते थे। क्यों मंगाते थे? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के काल में जो युद्ध कला थी, अर्थात अगर आपको युद्ध को जीतना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले करती थी आपकी अश्वसेना। इसीलिए विजयनगर के शासक अपनी अश्वसेना को बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए क्या करते थे? घोड़ों का आयात करते थे, जो कि संयुक्त राज्य अरब से या फिर बेसिकली मध्य एशिया से मंगाते थे। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो आता है पुर्तगालियों का। ठीक है, 1498 में ये पुर्तगाली जो थे ये भारत के पश्चिमी तट पर आए और इन्होंने कई तरीके के अपने व्यापारिक केंद्र और सामरिक जो केंद्र थे इनकी शुरुआत की, इनको स्थापित किया। अब इन्होंने ये जो सामरिक केंद्र स्थापित किए थे ना, इनके माध्यम से ये बड़े बड़े राजा महाराजा को बंदूक बेचा करते थे। अर्थात देखो पहले क्या होता था, अश्वसेना वगैरह है तो ये कैसे लड़ती थी? बेसिकली तलवार से। ठीक है, लेकिन जब ये पुर्तगाली आए तो इन्होंने शासकों को बंदूकें दी। ठीक है, और कहा कि देखिए इसके माध्यम से आप इतनी किलोमीटर की दूर से इस तरीके से अपने दुश्मन को मार सकते हैं। ठीक है, पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो राजाओं को ये तो यार बहुत अच्छी लगी। ठीक है ना, तो इन्होंने फिर बंदूकों को खरीदना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, खुद जो पुर्तगाली थे वो भी बेसिकली बेच व्यापार करने की वजह से क्या हुए? मजबूत हुए। साथ ही जो शासक थे वो भी सैनिक दृष्टि से मजबूत हुए। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो व्यापारी थे विजयनगर साम्राज्य में, इनकी स्थानीय समूह को कुदरई या फिर चिट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो जनता थी ये काफी ज्यादा समृद्ध थी, काफी ज्यादा अमीर थी, इसीलिए ये ज्यादातर बड़ी बड़ी जो महंगी और विदेशी वस्तुएं हुआ करती थी इनकी मांग करती थी। ठीक है, जैसे कि विदेशों से आने वाला कोई विशेष रत्न या फिर आभूषण है उसकी बात। ठीक है, अब छठा आ जाता है, जो विजयनगर था ये स्वयं मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए, रत्नों के बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था और इन सभी व्यापारिक गतिविधियों से जो भी राजस्व प्राप्त होता था विजयनगर को, वो इसको और भी ज्यादा मजबूत बनाता। ठीक है, तो ये कहानी रही विजयनगर साम्राज्य के व्यापारिक गतिविधि के बारे में। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है 8 नंबर में आ जाए। क्वेश्चन ये है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। ठीक है, तथा लिंगायतों के प्रमुख विचार की। सिंपल सी बतानी है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में कौन सा एक नवीन आंदोलन उद्भव हुआ और जो लिंगायत थे इनके क्या विचार थे ये बताइए। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपका जो फोकस है ना एकदम यहीं पे रहे। ठीक है, तो देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व किया गया था बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण के द्वारा। ठीक है, बासवन्ना कौन थे? ये चालुक्य राजा के एक दरबारी मंत्री थे। ठीक है, तो इन्होंने ये जब आंदोलन का बेसिकली नेतृत्व किया तो इनके बहुत सारे अनुयायी बनते चले गए। ठीक है, और आगे चल के ये अनुयायी 2 भागों में डिवाइड हो गए। पहले बने वीरशैव जो भगवान शिव के वीर कहलाते थे, दूसरे बने लिंगायत जो भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करते थे। ठीक है,
अब बात करते हैं लिंगायतों के विचार। तो लिंगायत जो थे ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। इनका ये विश्वास था कि जो भी लिंगायत यानी कि जो भी भक्त मानता है हमारे समुदाय का, वो मृत्यु उपरांत शिव में लीन हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है। साथ ही साथ लिंगायतों ने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में बनाए गए जो ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध संस्कार थे, ठीक है ना, यानी कि जो बेसिकली अपने मृतक थे, ठीक है, उनके श्राद्ध संस्कार के जो तरीके बनाए गए थे, उनको ये नहीं मानते थे, ठीक है, बल्कि क्या करते थे, अपने मृतकों को ये विधि पूर्वक दफनाते थे। ठीक है। लिंगायतों ने ब्राह्मणों की जो जाति की अवधारणा थी, ठीक है, और ये जो ब्राह्मण कहते थे कुछ समुदाय जैसे शूद्र हो गए या फिर चांडाल हो गए, ये दूषित हैं, इन सभी का भी विरोध किया। कैसे कह सकते हो? क्योंकि लिंगायत समुदाय में समाज का हर वो व्यक्ति जो बेसिकली वर्ण व्यवस्था के नीचे था या फिर उससे परे जैसे चांडाल थे, उन सभी को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ब्राह्मणीय पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाया है। जैसे ब्राह्मणों ने बेसिकली वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार किया था, लेकिन लिंगायतों ने इसको मान्यता प्रदान की है। ठीक है। और ये जितनी भी बातें हैं ना, यहाँ से लेके ये इतनी बातें, ये सभी आप वीर शैव के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। बस ये लिंग वाली मत लिखना, क्योंकि ये जो है वो लिंगायतों के बारे में, बाकी सब दोनों की एक ही जैसी बातें हैं। ठीक है। तो आगे अच्छे तरीके से, अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में पूछा जाए, तो समझ गए आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट अपना कर लिया है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की गतिविधियां सा व्यापारिक और लिंगायतों के प्रमुख विचार। आ जाइए इंग्लिश में देख लें। तो एक्सप्लेन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ विजयनगर अंपायर। तो क्या क्या थी इसके बारे में आप इन सभी पॉइंट्स को यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आगे आ जाते हैं हमारा दूसरा वाला, अ न्यू मूवमेंट इमर्ज्ड इन कर्नाटक इन द 20th सेंचुरी एंड राइट द मेन थॉट्स ऑफ द लिंगायत्स। तो क्या है मेन थॉट्स लिंगायत्स के? पहले तो देख लीजिए कौन सा एक न्यू मूवमेंट उद्घाटित हुआ था। इसका जो बेसिकली लीड किया गया था वो वासवन्य के द्वारा किया गया था, और इसके अनुयायी दो भागों में बट गए, वीरशैव और लिंगायत। उसके बाद में वीरशैव की जो विशेषता है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार जितने भी ये शास्त्र हैं, इनमें ये कहा गया है कि जो क्षत्रिय हैं केवल यही राजा बन सकते हैं, लेकिन हमें इतिहास में कुछ ऐसे अपवाद भी देखने को मिलते हैं जो क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय रहे थे। कुछ मलिक हो गए, कुछ ब्राह्मण हो गए या फिर कोई अन्य जाति के हो गए, वो भी क्षत्रिय रहे थे। ये हमें यहाँ पे बताना है कि कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है। मौर्य वंश जिसने भारत के साथ में पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपना शासन किया था, यानी कि एक विशाल साम्राज्य में उन्होंने शासन किया था। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मौर्य जो थे वो क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हमारे अनुसार तो ये तो निम्न कुल के रहे थे। ठीक है। अब दूसरे आते हैं सुंग व कौड़। सुंग व कौड़ ये अपने आप को मौर्य के उत्तराधिकारी बताते हैं और ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमारा कहना ये है कि राजनीतिक सत्ता यानी कि शासक यानी कि क्षत्रिय हर वो व्यक्ति बन सकता है जो पावरफुल हो। ठीक है। जो संसाधन को समर्थन को जुटा सके और सत्ता प्राप्त कर सके। ठीक है ना। लेकिन ये कहना कि सत्ता जो है वो केवल अगर आप क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हो तभी आपको मिलेगी, ये गलत था। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने बेसिकली अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण बताया और इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे हजारों सैकड़ों की संख्या में जो क्षत्रिय थे इनका हनन किया है। ठीक है। तो ये बात तो अलग है भाई। ठीक है। फिर चौथे आते हैं शक शासक। ये ऐसे शासक थे जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है। और ब्राह्मण कहते थे कि ये तो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है। तो ये संस्कृत परिपाटी से परिचित नहीं होंगे। लेकिन इसका ना एक अपवाद है, क्या, कि जो राजा रुद्रदमन थे, ठीक है, ये ऐसा माना जाए संस्कृत परिपाटी से बेसिकली परिचित रहे थे। ठीक है। क्योंकि इन्होंने सुदर्शन झील जो सरोवर है इसके जीर्णोद्धार का निर्माण करवाया, जो कि इस बात का संकेत देता है कि संस्कृत परिपाटी से अवगत रहे थे। ठीक है ना। तो ये बात थी इसके बारे में, समझ गए अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। पहले आप बताएंगे मौर्य वंश के बारे में, सुंग व कौड़ के बारे में, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और शक शासकों के बारे में। ठीक है। अब चलते हैं इसको इंग्लिश में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स
ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग्स बट देयर वर द सम एक्सपेक्टेशंस टू दिस क्लैरिफाई। तो मौर्य डायनेस्टी, सुंग व कौंड, पहले ये दो लिखेंगे एंड उसके बाद में सातवां रूलर गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी एंड जो शक रूलर से इसकी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है, ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि इब्न बतूता के अनुसार दास और दासियों की क्या स्थिति रही थी, यानी कि उस समय जो दास दासियां होते थे इनकी क्या स्थिति रही थी, वो यहाँ पे हमें बताना है इब्न बतूता के अनुसार। ठीक है, तो आ जाइए अंडरलाइन करके समझते हैं। देखिए इब्न बतूता कहता है कि दासों को बाजार में जैसे सामान्य कोई वस्तु होती है, आटा दाल चावल, इसी तरह उनको खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, साथ ही कुछ लोग उसे भेंट के स्वरूप लेके आते थे। खुद इब्न बतूता कहता है कि जब मैं सिंध पहुंचा तो मैंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदे और 10 दास भी खरीदे थे और उन्हें फिर भेंट में किए थे। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता कहता है कि कुछ दासों को सामान्य घर के काम करने के लिए लगाया जाता था, कुछ दासों को पालकियां वगैरह उठाने के लिए लगाया जाता था। ठीक है, रही बात दासियों के बारे में, तो जो दासियां थी इनको हमेशा राजा जो थे वो अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त करते थे। ठीक है, साथ ही कुछ दासियां संगीत भी करती थी, गायन वगैरह भी करती थी। ये कुछ बातें हैं। घरेलू जो दासियां होती थी इनकी कीमत बहुत ही कम होती थी, क्योंकि जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि जो काम वाली बाई होती है, ठीक है, वो काफी कम पैसे में आपके घर का सारा काम करके जाती है, तो वही कुछ यहाँ पे भी रहा था। ठीक है, अधिकतर लोग कम से कम एक या दो दासियां जो थे वो अपने घर में रखा ही करते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया कि इन दासी महिलाओं के अलावा जो व्यापारिक परिवार थे इनमें रहने वाली महिलाएं जो थी ये व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा भी लेती थी। ठीक है, साथ ही साथ कोई विवाद वगैरह था तो अदालत तक ये जाती भी थी। ठीक है, यानी कि जो कोर्ट वगैरह होती थी उस टाइम की पंचायत वहां तक जाती थी, ये बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हाँ इब्न बतूता के दौरान इब्न बतूता के द्वारा जो दास और दासियों की स्थिति बताएगी वो क्या क्या रही थी इसके बारे में। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, आई होप। अब इंग्लिश में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता राइट द स्टेटस ऑफ द स्लेव्स एंड द फीमेल स्लेव्स, इस तरीके से। ठीक है ना, तो अब यहाँ से पढ़ लो इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है 25। वैसे तो अथवा एक ही मिलेगा लेकिन यहाँ पे मैंने दो अथवा आपके लिए ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की तथा जो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं वह सम्राट अशोक। हमें इसके बारे में बताना है। तो आ जाइए, देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 321 ईसा पूर्व। भारत के साथ में ये जो मौर्य साम्राज्य था ये पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पैदा हुआ था। अशोक कौन थे? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे अशोक, जिन्हें आरंभिक यानी कि शुरुआती भारतीय इतिहास का सबसे पहला और सबसे ताकतवर प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ठीक है, ये ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले अपनी अधिकारियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो भी इसे संदेश देना होता था और इसे लगता था कि आने वाले भविष्य में ये संदेश लोगों को समझने में, इतिहास को समझने में मदद करेंगे, उनको क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पे लिखवाते थे या पॉलिश किए हुए स्तंभ पे लिखवाते थे। ठीक है, इसीलिए ऐसा देखा गया कि अशोक ने समाज को गठन करने के लिए, अखंड बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है कि क्या अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया था या नहीं, इसके बारे में बताइए, या फिर अशोक के द्वारा किए गए धम्म के प्रचार को समझाइए, ये भी आ सकता है। ठीक है ना, तो अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म के प्रचार प्रसार को दर्शाया है। ठीक है, अशोक कहते हैं कि धम्म के माध्यम से मनुष्य का जो जीवन है इस संसार में जीते हुए भी और संसार से जाने के बाद मृत्यु के पश्चात भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस धम्म के माध्यम से मैं लोगों को कहता हूं कि आप अपने से बड़ों के आदर कीजिए। ठीक है, जो सन्यासी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, इनके प्रति हम आम लोगों को, बड़े लोगों को, क्षत्रियों को, शासकों को, ब्राह्मणों को, सभी को एक जैसा समानता का और कृपालुता का, दयालुता का ये भाव रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो बड़े बड़े राजा होते हैं, अमीर लोग होते हैं, आपके जो भी सेवक हैं, ठीक है, आपके जो भी दास हैं, आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो। ठीक है, साथ ही जो अन्य दूसरे धर्म की परंपराएं इनका इनका भी आदर करो, ये सभी शामिल। ठीक है, और इन सभी कामों को करने के लिए अशोक ने धम्म महामत नामक जो विशेष अधिकारी थे इनकी नियुक्ति को करवाया था। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में हो गई? प्रसिद्ध शासक अशोक सम्राट के द्वारा किए गए धम्म के प्रचार के बारे में। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं। तो मुख्य स्रोतों के बारे में आप यहाँ से देखिए इसे पढ़ें, ठीक है। मैं एक बार इसको अंडरलाइन करता हूँ पहले, फिर इसको पूरा समझेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका है मूर्तिकला, अर्थात मौर्य काल से बहुत सारे ऐसे हमें प्राचीन भवन मिले, बहुत सारे स्तूप ऐसे मिले हैं, कुछ मृदभांड मिले हैं जो कि मौर्य साम्राज्य की मूर्तिकला का वर्णन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है सिक्के, क्योंकि मौर्य साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जिसमें भारतीय इतिहास में सबसे पहले हाथ सिक्के यानी कि पीठ का जो सिक्के बनाए जाते थे उनका प्रचलन हुआ था। साथ ही साथ पहले सोने के सिक्के शुरुआत हुए थे और फिर भव्य सोने के जो सिक्के थे ये भी ढलवाए जाने लगे। जिससे क्या हुआ, इससे व्यापार की जानकारी मिली, इससे समृद्धि हुई, इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत हुई और शासकों की जानकारी मिली। अब आप कहोगे जैसे जी सिक्के से शासक के बारे में कैसे जानकारी मिली, क्योंकि देखो हिंदी यूनानी शासकों ने क्या किया था, सिक्के इस तरह से ढलवाए थे जिसमें एक तरफ तो राजा की मूर्ति होती थी और एक तरफ उसके नाम की उपाधियां, उसका खुद नाम, उसकी कुछ विशेषता वो होती थी, ठीक है। तो इससे हम शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब तीसरा है बच्चों साहित्यिक स्रोत। हम सभी को पता, अभी जैसे मैंने देखा था कि चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री जो थे कौटिल्य या फिर चाणक्य, इनकी अर्थशास्त्र की जो किताब है, ठीक है, और यूनानी यात्री जो थे मैगजीन, इनकी जो इंडिका किताब है, फिर बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं, जैन ग्रंथ आ जाते हैं, पौराणिक ग्रंथ आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, धर्मशास्त्र आ जाते हैं। इन सभी के माध्यम से भी जो क्या नाम है मौर्य साम्राज्य, इसके इतिहास को पुनर्निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, या फिर जानकारी मिलती है। अब सबसे आखिरी जो है वो आ जाता है इसका अभिलेख वाला पॉइंट, ठीक है। तो अभिलेख में देखिए मौर्य साम्राज्य से हमें बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं, ठीक है, जिससे कि मौर्य साम्राज्य के हुए युद्ध, हुए भूमि दान, हुई धार्मिक गतिविधियां, इन सभी के बारे में पता चलता है और खास करके हमें सम्राट अशोक के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये बातें रही इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से लिख लें कि हु एस्टेब्लिश्ड द मौर्य एम्पायर एंड द राइट अबाउट द फेमस रूलर अशोका, ठीक है। तो फाउंडर कौन है, बेसिकली इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। एंड कब की थी स्थापना, अशोक कौन थे, इसका सन था। एंड फेमस जो रूलर थे अशोक ने क्या किया था, ठीक है, और उन्हें बेसिकली धम्म को अपने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से धम्म को थ्रू आउट किया था। तो वो क्या था इसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। एंड जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एम्पायर। तो इसके बारे में आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, स्कल्पचर्स हो गए, कॉइन्स हो गए, लिटरेसी सोर्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, ये आ जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा चलते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों सेक्शन नंबर डी आ चुका है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। अब इसी संबंध में हम अपना एक और सैंपल लेके आए हैं, ठीक है ना। इसके भी 8 नंबर के क्वेश्चन मैं निकाल देता हूँ, ये रहे जो कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है, काफी ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में एक है विरूपाक्ष मंदिर और एक है विट्ठल मंदिर। आपको इन दोनों ही मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे वर्णन करनी है। तो याद रखना, आपसे पेपर में अलग से 8 नंबर में विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर के बारे में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक जो महानवी डिब्बा वाला क्वेश्चन है ना, वो भी करके जाना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है विजयनगर के बारे में, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर के। तो देखो बच्चों, जो विरूपाक्ष मंदिर है ये भगवान विरूपाक्ष के नाम से फेमस है, जो कि भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है। तो विजयनगर में ये जो देवता है ये राज्य के संरक्षक देवता माने जाते हैं, शिव का रूप, ठीक है। बेसिकली यहाँ की जो स्थानीय माता देवी थी विजयनगर की, उनका नाम था पंपा देवी। तो इन्होंने यहाँ की जो पहाड़ियां थी, जंगल थे, यहाँ पे विरूपाक्ष भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तो इनका विवाह भी हुआ था। तो ये जो विवाह है पंपा देवी का और भगवान विरूपाक्ष जी का, इसको आज भी वर्तमान में भी विरूपाक्ष मंदिर में बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है, ठीक है। विजयनगर के जो राजा थे वो हमेशा इस बात को जनता का एहसास दिलाते थे कि हम स्वयं आप पे शासन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान विरूपाक्ष की ओर से आप पर शासन कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी राजकीय आदेश होते थे ना बच्चों, उस पे ये लोग एक शब्द का उपयोग करते थे जिसका नाम जो कि था कन्नड़ में लिखा हुआ होता था श्री विरूपाक्ष। इसका अर्थ क्या होता था कि ये राजकीय आदेश हमने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने आपके लिए भेजा है, ठीक है। अब जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका निर्माण जब वो कई शताब्दी में हुआ था, ठीक है। जैसे कि कृष्णदेव राय ने
जब ये राज्य आरोहण हुआ था इनका, यानी कि जब ये अपनी गद्दी संभाल रहे थे, कब संभाली थी? 1509 में। मृत्यु कब हुई थी? 1529 में। तो शुरुआती दौर में इन्होंने क्या किया था? विरूपाक्ष मंदिर का जो पूर्वी गोपुरम है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, साथ ही जो विरूपाक्ष मंदिर है इसके सभागारों का उपयोग किया जाता है कई कामों के लिए, जैसे कि यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं, फिर संगीत होता है, जैसे जागरण वगैरह होता है ना, इसके लिए कुछ और छोटे छोटे सभागार थे। यहाँ पे देवी देवता के विवाह उत्सव, जैसे भगवान विरूपाक्ष और पंपा देवी का। ठीक है, उसके बाद में इन्हें झूला झुलाने के लिए किया जाता है, जैसे जन्माष्टमी वगैरह पे आप देखते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो छोटी मूर्ति होती है ना लड्डू गोपाल जी की, या फिर उन्हीं की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है इस्कॉन मंदिर में, या फिर बहुत सारे मंदिर जहाँ पे भी होता है। तो ऐसा ही कुछ वहां पे भगवान विरूपाक्ष की मूर्ति के साथ में होता था। ठीक है ना, तो ये चीजें थी भगवान विरूपाक्ष के संबंध में विजयनगर के धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता। ठीक है, आ जाइए दूसरे मंदिर की बात करते हैं, विट्ठल मंदिर की। तो बेसिकली विट्ठल मंदिर जो है इसके प्रमुख देवता विट्ठल देव माने जाते थे, जो शुरुआती दौर में महाराष्ट्र क्षेत्र में पूजे जाते थे, और ये किसके स्वरूप होते थे? विष्णु के। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इनकी पूजा महाराष्ट्र से बढ़कर कर्नाटक में भी आरंभ हो गई थी। ठीक है, अब इनके मंदिर भी बनाए जाने लगे, लोग इनको फॉलो करने लगे, इनके ट्रेडिशन को, इनकी परंपराओं को। फिर धीरे धीरे करके अन्य मंदिरों की तरह इस विट्ठल मंदिर में भी सभागार बनाए गए। ठीक है, और यहाँ पे एक रथ के आकार का बहुत ही अनूठा मंदिर है। इसी रथ के आकार मंदिर की वजह से हम इसको पढ़ते हैं, इस विट्ठल मंदिर को। ठीक है ना, इस मंदिर की वजह से। ओके, फिर यहाँ पे रथ गलियों की बात आ जाती है कि मंदिर की परिसर की एक बहुत ही अच्छी विशेषता थी कि यहाँ पे रथ गलियां थी। ठीक है, जो क्या करती थी? मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में, जो मंदिर का एंट्रेंस होता है ना, वहां पे एकदम सीधी रेखा में होती थी, जहाँ पे बेसिकली एकदम पक्का सड़क जैसा होता था कुछ। ठीक है ना, इसके आसपास जो व्यापारी थे वो दुकान लगाते थे। नॉर्मली आप किसी मंदिर में जाते हैं तो उसके आसपास में क्या होता है कि दुकानें लगी होती है, बीच में पक्की सड़क होती है। तो बस ऐसा ही था रथ गलियों के बारे में, ये पॉइंट है ना, बहुत ही आसान है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं आपको जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार जो भारतीय शहर हैं इसकी क्या क्या विशेषता रही है, वो यहाँ पे हमें बतानी है। तो आ जाइए इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की विशेषता को समझते हैं। देखिए इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा हुआ पाया, और इब्न बतूता कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास में कौशल है और इच्छा है, साथ ही पैसा या फिर संसाधन जुटा सकता है, तो वो इस शहर में आकर अपने आप को समृद्ध कर सकता है, क्योंकि भारतीय शहरों में अवसरों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, भारतीय जो शहर है ये बड़ी ही घनी आबादी के और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें थी वो बहुत ही चमक धमक वाली थी, बाजार जो थे वो बहुत ही रंग बिरंगे होते थे, बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं थी ये उससे भरे होते थे। यानी कि सड़कें बहुत ही चमक धमक, बाजार रंग बिरंगे सुंदर, ठीक है ना, वस्तुएं बहुत सारी थी। तो ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा है, जो व्यापार करना चाहता है या फिर किसी तरीके का कोई अवसर खोज रहा है, तो उसके लिए भारतीय जो शहर है ये बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे इब्न बतूता दिल्ली को एक सबसे बड़ा शहर बताता है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, लेकिन आकार के अनुसार जो दौलताबाद है ये इसको चुनौती देता है दिल्ली को। बाकी पॉलिटिकली तो आप सभी को पता है इंडिया का सेंटर है बेसिकली। ठीक है ना, और साथ ही साथ भारत के जो शहर थे ये बाजार जो थे आर्थिक विनिमय यानी कि बेसिकली व्यापार के साथ साथ में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। तो याद रखना बच्चों, पेपर में आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इब्न बतूता के अनुसार जो बाजार थे वो आर्थिक विनिमय, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र कैसे थे। तो कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बाजार लगते थे उनके माध्यम से व्यापार होता था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और मस्जिद थे, यहाँ पे लोग आकर अपनी अपनी मन्नतों को मांगते थे, अपने धर्म के हिसाब से जो भी इनकी आराधना वगैरह थी वो करते थे। ठीक है, फिर कृषि की बात आ जाती है। इब्न बतूता कहता है कि भारतीय शहरों की कुछ ऐसी जगह हैं, खास करके दिल्ली की, जहाँ की मिट्टी का ना बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एक साल में 2 फसलों की खेती की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो बहुत ज्यादा देखा गया था। फिर व्यापार की बात आ जाती है। भारतीय जो माल था लाइक जैसे मसाले, कपड़े हो गए या फिर और जो कुछ फल वगैरह हो गए, ये सभी जो थे वो मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इनकी बहुत ही ज्यादा मांग थी, जिससे कि भारतीय व्यापारी और शिल्पकार को मुनाफा होता था, क्योंकि कपास वगैरह के कपड़े भी बहुत ज्यादा बेचे जाते थे। ठीक है, उसके बाद
भारतीय कपड़े, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, सरी साटन, इन सभी की मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पे ज्यादा मांग होती थी। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में बनाया जो मलमल का कपड़ा था ये बहुत ही ज्यादा महंगा था और केवल धनी आदमी ही इसको पहन सकते थे। ठीक है, तो ये बात रही किसके बारे में? इब्न बतूता के अनुसार भारतीय जो शहर थे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए मुझे पता है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जहां तक मुझे लगता है कि 40-50 मिनट तक की बन जाएगी। ठीक है ना, उतना ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं अभी, तो इसीलिए मैं आपको कम टाइम में थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इतना तो है कि मैं आपको समझा अच्छे से दूंगा। ठीक है ना, चलिए दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, याद रखेंगे। चलिए अब इंग्लिश में आ जाइए कि डिस्क्राइब विरूपाक्ष एंड विट्ठल टेम्पल्स एज ए रिलीजियस सेंटर्स ऑफ विजयनगर। तो पहले आप देख लीजिए विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में। ठीक है, आपका ABCDEFG ये आपके पॉइंट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जो दूसरा वाला मंदिर है विट्ठल टेम्पल, इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हिंदी में आपको मैंने समझा दिया है, इंग्लिश में आपके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन प्रोवाइड मैंने कर दिया। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो फटाफट से और अपने दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि सैंपल पेपर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है वो आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, अब देखिए राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिटीज अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। तो आ जाइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इंडियन जो सिटीज है इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आपके सामने ये विशेषता है जिसमें दिल्ली के बारे में एक विशेषता आ जाती है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर में आ सकता है और उसका आंसर आपको जो है ये 2 पॉइंट और इन 3 पॉइंट पर बस बता देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए अच्छे तरीके से? ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 26 था ये आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन तो काफी ज्यादा क्रिटिकल है ही, साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण के संबंध में जो पुरातत्वविद हैं इन्हें किस किस तरह की जो समस्या थी इससे जूझना पड़ा था, स्पष्ट कीजिए। अर्थात आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिस इतिहास को, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में, जानकारी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए, हमारे सामने लाने के लिए जो इतिहासकार थे उन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था। तो वो समस्याएं क्या है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं बात करनी है अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्या है। सबसे पहली जो समस्या थी वो सबसे बड़ी थी कि जो हड़प्पाई लिपि है इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इतिहासकार यानी कि पुरातत्वविद हड़प्पा संस्कृति से जो उसकी पुरावस्तुएं जैसे कि मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों की जो घरेलू वस्तुएं हैं इन सभी पर हम निर्भर रहते हैं और इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे इनका उपयोग कैसे किया जाता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट आता है बच्चों खोजों का वर्गीकरण। अर्थात पुरातत्वविद जो खुदाई के दौरान कुछ भी इनको मिलता था अवशेष या फिर कुछ वगैरह, तो ये उनकी खोजों का वर्गीकरण करते थे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है सामान्य सिद्धांत। अर्थात खुदाई के दौरान इन्हें जो भी वस्तु मिली, ठीक है, पहले ये देखते थे कि इसका जो संबंध है वो किससे है। जैसे कि मान लीजिए कुछ अच्छे खासे कुछ पत्थर मिले, कोई मूर्ति मिली या कुछ अजीब तरीके की मिट्टी मिली, ठीक है, कोई धातु या फिर हाथी दांत मिले, ठीक है ना, तो इन सभी का जो सामान्य सिद्धांत देखा जाता था कि इनका जो बेसिकली उपयोग है, ठीक है ना, इसका किससे संबंध होगा। दूसरा पॉइंट होता था उपयोगिता के आधार पे। अर्थात इतिहासकारों को यानी कि पुरातत्वविदों को खोज के दौरान जैसे कोई भी आभूषण मिला या फिर कोई औजार मिला, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई अनुष्ठानिक चीज मिली, जैसे दोथल से वेदियां मिली हैं या फिर घरों के अंदर से स्नानागार मिले हैं, तो इनका देखा जाता था कि इनका उपयोग किस लिए किया जाता था। जैसे कोई औजार मिला है तो हो सकता है कि ये लोग खेती वगैरह में उपयोग करते होंगे, आभूषण मिला है तो सुंदरता को दर्शाने के लिए या फिर जो व्यापार करने के लिए करते होंगे। जैसे माता देवी की मूर्ति की जो संज्ञा दी गई है वो भी इसी के आधार पे, ठीक है, स्नानागार हो गए, वेदियां जो हो गई, ये अनुष्ठानिक उपयोग की थी, तो इस हिसाब पे उनको थोड़ी समस्या होती थी ये सब करने में, ठीक है ना। उसके बाद है आधुनिकता से तुलना करना। अर्थात देखिए जो भी पुरावस्तु हड़प्पा सभ्यता से मिली, ठीक है ना, हम उसकी वर्तमान से तुलना करते हैं और ये देखते हैं जैसे उस समय जो मनके थे, चक्कियां थी, पत्थर थे या फिर पात्र वगैरह थे, बर्तन वगैरह, तो इनका उपयोग वर्तमान में कैसे किया जाता है, इसी के आधार पे हम हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका कैसा उपयोग करते होंगे इसका अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है संदर्भ का परीक्षण। अर्थात खोज के दौरान हम ये देखते हैं कि जो भी वस्तु हमें मिली है वो
कहाँ से मिली है, जैसे कि कोई वस्तु अगर घर से मिली है तो घर के उपयोग में लाई जाती होगी, कोई वस्तु नाले से मिली है तो ड्रेनेज सिस्टम में काम में लाई जाती होती, कोई कब्र में मिली है तो हो सकता है अंतिम संस्कार के रूप में लाई जाती होगी, अगर भट्टी में मिली है हो सकता है कि ये जो भवन निर्माण कला थी उसमें उपयोग में लाई जाती थी। तो वस्तु का जो संदर्भ का परीक्षण है ये करते थे। ठीक है, अब देखिए कुछ हड़प्पा स्थलों से हमें कपास के टुकड़े तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन हमें कहीं पर भी ये नहीं पता चला कि इन कपास के टुकड़ों का उपयोग क्या पहनावे में किया जाता होगा या नहीं, क्योंकि हमें जो मूर्तियां मिली हैं जैसे माता देवी की या फिर पुरोहित राजा की, तो उससे हमें ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी निर्भर तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि लिपि को तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे नारी की मूर्ति की बात आ गई, पुरुष की मूर्ति की बात आ गई, तो ये चीजें। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसान तो कह नहीं सकते इसको सर जी आप, काफी क्रिटिकल क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन है। पहला ये है कि जो महाभारत ग्रंथ था ये गतिशील ग्रंथ था, आपको समझाना है कैसे, साथ ही महाभारत के सदियों तक प्रेषण के कारण, यानी कि महाभारत के गतिशील ग्रंथ होने के कारण इसमें बहुत सारे प्रभेद यानी कि कुछ स्थानीय बातें भी जुड़ गई, जिसकी वजह से इसमें अंतर उत्पन्न हो गया मूल महाभारत में और लोगों अन्य जो जगह की थी उनकी महाभारत में। तब इसका किया गया समालोचनात्मक संस्करण। तो हमें इसकी प्रक्रिया को बताना है, तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है नो डाउट, क्योंकि देखो महाभारत के जो शुरुआती श्लोक थे इनकी संख्या थी मात्र 10,000, लेकिन आज वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 1,10,000 से भी प्लस हो गई है। ठीक है ना, तो वैसे तो महाभारत की जो मूल रचना है वो तो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन आजकल तो गूगल ट्रांसलेट आ गया, बहुत सारे विद्वान आ गए, तो उन्होंने क्या किया है, इस संस्कृत भाषा की महाभारत का अनुवाद किया अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये महाभारत ग्रंथ केवल संस्कृत भाषा में पहले जो ब्राह्मण समझ पाते थे उनके अलावा अन्य स्थानीय भाषा में लोगों तक ये पहुंची, तो लोगों को इसके बारे में पता चला, इससे लोगों को महाभारत की जो जानकारी थी वो मिलने लगी। साथ ही साथ महाभारत में एक नहीं दो नहीं सैकड़ों कहानियां हैं, सैकड़ों उपदेश हैं जो कि हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है जो अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध करने के लिए, उसके लिए एक अलग बेसिकली ग्रंथ है भगवद गीता, वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है ना, उसमें उपदेश दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ महाभारत की जो कहानियां हैं पहले तो जो स्थानीय भाषा में अनुवाद हुआ इसके माध्यम से लोगों तक पहुंची। ठीक है, साथ ही साथ मूर्तियों के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से ये जो कहानियां हैं महाभारत की वो जन जन तक, छोटे से छोटे नागरिक से लेकर बड़े बड़े जो वृद्ध लोग हैं इन तक पहुंचाई गई। तो ये क्या दर्शाता है कि महाभारत ग्रंथ जो पहले केवल संस्कृत भाषा में लिखा था और केवल ब्राह्मण ही समझ पाते थे, वो आज अनुवाद होने की वजह से और इन सभी कारणों की वजह से बच्चे बच्चे के मुंह पर इसका नाम है महाभारत। ठीक है, तो पता चल गया भाई कि जो महाभारत ग्रंथ है गतिशील कैसे है। अब आ जाइए कि गतिशील होने की वजह से महाभारत में जो बहुत सारी स्थानीय बातें थी ये जुड़ गई, तभी इसी के अध्ययन के लिए, संकलन के लिए समालोचनात्मक संस्करण की प्रक्रिया तैयार हुई। ठीक है, महाभारत के अध्ययन और संकलन अर्थात समालोचनात्मक संस्करण की परियोजना 1919 में वी.एस. सुथांकर इसके नेतृत्व में ये परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, इसके तहत जो बहुत सारे विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान, उन्होंने क्या किया, वो देश के विभिन्न भागों में घूमे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, और पूरे भारत में घूमने के पश्चात इन्होंने वैसी महाभारत की पांडुलिपियों को एकत्र किया जो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद पांडुलिपि में इन्होंने फिर श्लोकों का अध्ययन किया और फिर उनकी तुलना करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो संस्कृत में पांडुलिपियां लिखी थी इनको एकत्र किया, फिर इनका अध्ययन किया श्लोकों का, और फिर तुलना करने का इन्होंने एक तरीका निकाला। क्या निकाला, इन्होंने सबसे पहली बात ये बताई कि संस्कृत के कई ऐसे पाठ, कई ऐसे अंश, कई ऐसे श्लोक जिसमें कश्मीर, नेपाल, केरल, तमिलनाडु, इन सभी में पूरे भारत में अलग अलग जगह पे है। ठीक है, लेकिन फिर भी सभी में कुछ पाठ, अंश, श्लोक, कहानियां एक ही जैसी थी। तब इनको किस में रखा गया, इन श्लोकों को रखा गया था बेसिकली क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इन श्लोकों को 13,000 पृष्ठों में रखा गया और अनेक खंडों में रखा गया। ठीक है, दूसरी बात आई कि वे बातें, वे श्लोक, वे स्थानीय कहानियां जो इसमें अंतर उत्पन्न करते थे, ठीक है, जो सबसे अलग थे, उनको रखा गया किसमें, उनको रखा गया टिप्पणियों में या फिर परिशिष्ट के रूप में।
ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को करने में तकरीबन 47 वर्षों का समय लगा था। ठीक है बच्चों, आगे समझ में अच्छे तरीके से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि 8 नंबर का हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाइए आगे की तरफ, इंग्लिश में देखेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू फेस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। सबसे पहले तो जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन, ये पढ़ी नहीं जा पाई है, ठीक है ना, इनएबिलिटी टू रीड है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्च आ जाता है, उसके बाद में ये पॉइंट है, आप इन सभी को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे जो है आती है हमारा अगला क्वेश्चन। नो डाउट महाभारत इज अ डायनेमिक ग्रंथ, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एंड बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवर कंट्रीज, सॉरी ओवर सेंचुरीज, डिफरेंसेस अरोज इन इट, यानी कि प्रभेद उत्पन्न हो गए। ड्यू टू विच अ क्रिटिकल वर्जन वाज मेड, यानी किसी इसी की वजह से क्रिटिकल वर्जन था वो यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो पहले महाभारत एक डायनेमिक बुक है या फिर ग्रंथ है, इसके बारे में 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट आपके ये हैं। फिर क्रिटिकल एडिशन कैसे हुआ इसका, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सभी के सभी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 नंबर के अगले क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में से ना, ये आपको देखने में तो लगेगा कि 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, बट ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम 8 का एक नहीं, 8 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन को करेंगे एक साथ। जी हाँ, 4 क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करेंगे सर जी? जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इन क्वेश्चन को हो सकता है कि 8 नंबर में एक ही बार में पूछ ले, या इनको तोड़ के 8 नंबर में 2 में भी पूछा सकता है। ठीक है, तो आ जाइए बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं को समझते हैं। देखिए जो शिक्षा है उसे मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि एक बार में आप समझ पाए। वैसे जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा है, इनको सूत्र पिटक में दी गई जो कहानियां हैं, इसके आधार पे इनके अनुयायियों, इनके शिष्यों के द्वारा इसको तैयार किया गया। ठीक है, बुद्ध दर्शन के अनुसार ये बताया गया है कि जो विश्व है वो लगातार बदल रहा है, अर्थात विश्व आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आया है वो जाएगा जरूर, और एनी टाइम एनी मिली सेकेंड देयर इज ऑल ऑफ द चेंजेस। ठीक है ना, यहाँ पे हर एक वस्तु चेंज होती रहती है। उसके बाद में मनुष्य का जो जीवन है वो मात्र एक क्षण का है, और इस एक क्षण में भी दुख जो है ये मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। यदि व्यक्ति को इस दुख से मुक्ति पानी है तो वो बेसिकली घोर तपस्या का मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग के रास्ते को अपना सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? उसे दुख से मुक्ति पाने के लिए, जन्म चक्र मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए स्वयं ही कार्य करना होगा। आगे बौद्ध धर्म के अनुसार ये कहा गया कि जो समाज का निर्माण है ये मानव ने किया है, ना कि किसी ईश्वर ने। इसीलिए व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से समाज में जो भी विरोधाभास है, जो भी स्थितियां हैं, जो भी नेगेटिव इंपैक्ट हैं, इनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, साथ ही बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि जो बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े गृहपति हैं, इनको, और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, व्यापारी हैं, इन्हें अपने से छोटे जो लोग हैं, सन्यासी जो हैं, इनके प्रति दयावान, आचार्य, ठीक है, आचार्यवान, दयालुता, कृपालुता, इसका जो भाव है ये रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बुद्ध का अपने शिक्षकों के लिए, नहीं शिक्षक तो नहीं होगा यार, इसके इनके जो बेसिकली विद्यार्थी थे इनके लिए, ठीक है ना, अंतिम उपदेश या फिर निर्देश ये था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये हुई महात्मा बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या थी। अब आ जाइए आगे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें उससे पहले एक चीज समझिए कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये थे स्वामी ऋषभ देवनाथ। ठीक है, और जैन धर्म में अभी तक टोटल 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। ठीक है, और 24वें जो तीर्थंकर हैं वो थे महावीर जी। ठीक है, अब शिक्षा समझिए। सबसे पहली शिक्षा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अर्थात पत्थर, चट्टान, जल और जितनी भी निर्जीव चीज हैं उन सभी में भी जीवन होता है। ठीक है, साथ ही साथ जीवों के प्रति अहिंसा, अर्थात इंसानों को इंसानों के प्रति, इंसानों को जानवरों के प्रति, इंसानों को पेड़ पौधे, इंसानों को कीड़े मकोड़े, अर्थात किसी भी जीवित और अजीवित जो वस्तुएं इसके प्रति अहिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हिंसा का मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, बेसिकली अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, चौथा है बच्चों पुनर्जन्म का चक्र, अर्थात जैन धर्म में ये कहा गया है कि आपका जो जन्म है ना ये बेसिकली आपके कर्म के चक्र के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात आप जैसा कर्म इस जन्म में करते हैं वैसा ही आपको अगला जन्म मिलता है।
ठीक है। उसके बाद जैन धर्म में कहा गया कि अगर इस जन्म चक्र के एक कर्म चक्र से आपको मुक्ति पानी है तो आपको क्या करना होगा, त्याग और तपस्या करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बिहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बना दिया गया। ठीक है, तो ये शिक्षा हुई बच्चों जैन धर्म के बारे में। अब जैन धर्म का एक और छोटा पॉइंट है कि जो भी जैन साधु होते हैं, साध्वी होते हैं, उनके 5 व्रत होते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि वो अहिंसा नहीं करेंगे, यानी कि हत्या नहीं करेंगे। दूसरा, वो मोस्टली जब वो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ ना बोलने का वो वचन लेते हैं। तीसरा है आस्ते, यानी कि वो चोरी नहीं करेंगे। और चौथा है अपरिग्रह, यानी कि धन इकट्ठा नहीं करेंगे। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, यानी कि शादी नहीं करेंगे, ये ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है, जो कट्टर जैन साधु साध्वी होते हैं इनके लिए बातें हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया ना कि जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं, और ऊपर जो मैंने बताया बौद्ध धर्म की ये शिक्षाएं बनी हुई है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज को ध्यान से समझो। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर जी चैप्टर 6 के आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाए 8 नंबर के, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा देता हूँ। बाकी आपको 4 सैंपल पेपर है, मैंने ऑलरेडी हर एक बार 2-2 8-8 नंबर के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो आपने वो वीडियो देखी होगी ना, तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं कि सूफी संत और जो भक्ति संत थे इनके राज्यों के साथ में, राज्य के शासक के साथ में संबंध कैसे होते थे ये बताइए। तो याद रखना, सूफी संत के बारे में 8 नंबर से अलग में आ सकता है, भक्ति संत के बारे में 8 नंबर से अलग में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों सूफी संतों के राज्यों के साथ में संबंध। ठीक है, तो देखो बच्चों, चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे ये हमेशा अपने आप को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय के लोग संयम और एकदम ईमानदारी और सादगी वाला जीवन बिताते थे। ठीक है, इसीलिए क्या किया, जो सुल्तान थे इन्होंने जो खानका होती थी जहाँ पे चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत रहा करते थे, इनको कर यानी कि किसी प्रकार के टैक्स से मुक्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो राजा हुआ करते थे ये इन विस्तृत खानका में सूफी संतों को बिना मांगे भेंट देते थे। ठीक है, और सूफी संत भी उन्हें स्वीकार ही कर लेते थे। तो इन सभी से क्या हुआ, सूफी संत और राज्य इनके बीच में ना एक बॉन्ड बन गया, अच्छा रिलेशन का। ठीक है, उसके बाद जो राजा थे वो ये कहते थे कि जो सूफी संत हैं ये अपने धर्म की निष्ठा के लिए, ठीक है, अपने धार्मिक ज्ञान के लिए और साथ ही साथ लोगों के द्वारा जो चमत्कारी शक्तियां बताई जाती है इसके द्वारा राज्य और सूफी संत इनके बीच में लोकप्रियता का इनका कारण बन गया था। ठीक है, इसीलिए जो राजा थे वो चाहते थे कि हम सूफी संतों का जो समर्थन ये प्राप्त करें, क्योंकि हमारी जो जनता है वो इनको बहुत ज्यादा फॉलो करती है, इनको मानती है। अगर हमें इनका समर्थन प्राप्त होगा और हम कुछ भी काम करेंगे तो हम बोल देंगे कि सूफी संतों का भी इसमें सहयोग है, तो वो मान जाएंगे इसको। तो इसीलिए वो इनको इनका समर्थन पाना चाहते थे। और साथ ही साथ ये समर्थन पाने के साथ में क्या करते थे, शासक ये कहते थे कि जब हमारी मृत्यु होगी, ये पहले बताते थे कि हमारी मृत्यु के पश्चात मेरी जो कब्र है वो सूफी दरगाह या फिर किसी खानका के नजदीक ही बनाना। क्योंकि एक उनका एक कॉन्सेप्ट था कि जो सूफी संत होते हैं ये ईश्वर और लोगों के बीच में, उनके बीच में एक मध्यस्थता का कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जो सूफी शेख थे ये आडंबरपूर्ण जो पदवी थी इसको संबोधित किया जाता था। जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उनको सुल्तान उल मशीक, यानी कि शेखों में सुल्तान ये कहते थे, ये चीजें थी। ठीक है, और एक टाइम पे ऐसा आया कि जब तुर्कों ने ना दिल्ली सल्तनत पे जब आक्रमण किया था, ठीक है, तो जो उलमा थे ये कहते थे कि देखो चाहे आक्रमण हो, चाहे राज्य लुट जाए, बर्बाद हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, सरिया जो है ना वो पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। लेकिन जो सुल्तान थे उन्होंने कहा कि हम सरिया को लागू नहीं करेंगे, इसीलिए ने सूफी संतों का सहारा लिया था, क्योंकि ये सरिया की व्याख्या पे निर्भर नहीं करते थे। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से भक्ति जो सूफी संत से और राज्य इनके बीच का ये बॉन्ड अच्छा बन गया। अब आ जाइए दूसरे संतों की बात में, जो कि है भक्ति संतों के राज्यों के साथ में संबंध। तो नो डाउट भक्ति संतों में हम बात करेंगे नयनार और अलवार की। ठीक है, ये संत बेसिकली जो तमिलनाडु के वेलाल कृषक होते थे इनके द्वारा सम्मानित होते थे। तो इसमें इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि शासक जो थे वो भी इनका समर्थन पाना चाहते थे। क्यों भाई, जब आपके एरिया में, आपके जो किंगडम है उसमें रहने वाली 80% जो जनसंख्या है, ठीक है, वो इन संतों को अपना समर्थन देती है, इनको बहुत ज्यादा मानती है, इनकी बातों को मानती है। तो क्या कोई राजा उनका समर्थन प्राप्त करना चाहेगा, नहीं चाहेगा? तो चाहेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी जनता भी चाहेगी, है ना। तो इसीलिए भक्ति संत दक्षिण भारत के कृषक समाज के द्वारा सम्मानित होते थे,
जिसके कारण यहाँ के जो शासक थे वो भी इनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे और भक्ति संत भी उनसे अनुदान की उम्मीद रखते थे। ठीक है, इसी संबंध में चोल शासक ने 9वीं से 13वीं शताब्दी में ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और साथ ही साथ भगवान विष्णु के लिए और भगवान शिव के मंदिरों को बनवाने के लिए बहुत सारी जो भूमि थी ये दान में दी थी। ठीक है, साथ ही साथ भूमि तो दान में दी, पैसा भी दान में दिया था। अब एक एग्जांपल है, जैसे कि चोल सम्राट थे, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडा चोलपुरम, तो ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे शिव के कांसे की मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी। अब देखो, जो चोल सम्राट थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए जो संत होते थे, भक्ति संत, इनके द्वारा जो गीत गाए जाते थे उसका गायन मंदिरों में आरती के समय शुरू करवा दिया। उनके भजनों का जो बेसिकली एकत्र करने का जिम्मा था वो भी इन्होंने उठाया। ठीक है, साथ ही साथ चोल सम्राटों के द्वारा तमिल भाषा के जो शैव भजन थे इनका गायन मंदिरों में प्रचलित करवाया गया था। ये सारी चीजें थी। ठीक है, एक और ये पॉइंट है कि लगभग 945 ईस्वी में एक अभिलेख हमें मिला है, उससे ये पता चलता है कि चोल सम्राट, जिसका नाम था प्रांतक प्रथम, इसके द्वारा अपार संबदर और जो सुंदरार की प्रतिमा थी ये संभवतः शिव मंदिर में स्थापित करवाई होंगी इसके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज थी। यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों, भक्ति संतों के राज्यों के साथ में संबंध और ये सूफी संतों के राज्य के साथ में संबंध थे इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो इंग्लिश में देख लेंगे, डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म की क्या क्या मेन टीचिंग्स हैं उसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। ठीक है, एक दो पॉइंट नीचे हैं। फिर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, तो पहले फाउंडर थे, उसके बाद में यहाँ पे पॉइजन नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ऑल वर्ल्ड इज अलाइव यानी कि ऑल थिंग्स आर अलाइव इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ये आप देख लेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन था महाभारत है ना, अच्छा, सूफी संत के बारे में, तो रिलेशन विद स्टेट्स ऑफ सूफी संत, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे हैं। एंड देन आ जाता है रिलेशनशिप विद किंगडम ऑफ भक्ति संत, तो भक्ति संत के क्या क्या रिलेशनशिप थे वो आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेल इससे पहले हम अपने सेक्शन ई को स्टार्ट करें, मैं आपको पिछले सैंपल पेपर के कुछ और जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ ताकि आप उससे और तैयारी को कर सकें। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा नगर के जो नगर निर्माण की योजना थी इसके बारे में। अब इसमें हमने देखी ली बेसिकली जो बस्तियां थी बेसिकली दो भागों में डिवाइड थी, जिसमें दुर्ग और निचला शहर, इसकी बात हमने की थी। ठीक है, फिर पकी हुई ईंटों की मिट्टी से जो मिट्टी और जो ईंटें होती थी इससे जो घर बनाए जाते थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बस्तियां जो थी वो कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होती थी, सड़कें ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी, नालियां जो थी वो पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। ठीक है, साथ ही साथ हमें बेसिकली जो घर थे उनसे स्नानागार, अन्नागार ये भी मिले हैं, साथ ही सीढ़ियों के अवशेष मिले जो कि बताते हैं कि 2 मंजिल के मकान रहे होंगे। तो इन सभी से हमें हड़प्पा सभ्यता की जो नगर निर्माण की योजना है इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है ना, तो ये समझ गए। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि पुरातत्वविद किस प्रकार शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान करते हैं, मन के बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों के नाम। ठीक है, और सेलखड़ी मन का इससे कैसे प्राप्त किया जाता था, मन की प्रक्रिया, बहुत सारे क्वेश्चन थे के साथ में। तो शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे होती थी, वहां पे देखा जाता था कि कुछ वस्तुएं पड़ी हुई है नहीं, जैसे कि पड़ी हुई थी यानी प्रस्तर, पिंड, पूरे संघ, तामायस, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, ये सारी चीज। ठीक है, मन के निर्माण के लिए पत्थर पदार्थ में उपयोग में लाए जाते थे, जैसे कालीन, जैस्पस, सेलखड़ी, क्वार्टज। धातु में बेसिकली तांबा, कांसा, सोना। फिर शंख, फ्यांस, पकी हुई मिट्टी, ईंटें आ जाती थी। इनको चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, ठीक है, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, इस तरीके के ये जो है आकार दे दिए जाते थे। मन के बनाने की प्रक्रिया क्या थी, जिस पदार्थ से मन का बनाया जाता था उससे पहले आकार देते थे, फिर उसकी घिसाई करते थे, उसके बाद में उस पर चित्र बनाते थे, फिर पॉलिश की जाती थी, और पॉलिश करने के बाद में छोटे छोटे सूक्ष्म औजारों से इसमें छेद किए जाते थे और एक धागा लेके माला में पिरो दिया, लीजिए मन का तैयार हो गया। फिर सेलखड़ी की हमने बात की थी, सेलखड़ी बहुत ही मुलायम पत्थर था। ठीक है, जिससे मन का आसानी से प्राप्त किया जाता था। कैसे, सेलखड़ी का चूर्ण बना लेते थे, पाउडर बना लेते थे, फिर इसको एक सांचे में डालकर जो मन का जैसा जिस भी आकार का चाहिए उस हिसाब से प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, और जो हड़प्पाई मोहर थी, हड़प्पाई मोहर ये भी सेलखड़ी से ही बनाई जाती थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने देखा था कि विजयनगर में जो जलापूर्ति की जाती है ये कैसे होती थी। ठीक है ना, तो एक प्राकृतिक कुंड था और बेसिकली बांध वगैरह बनाए जाते थे। कमलपुरम जलाशय की बात हमने की थी, हीरिया नहर की बात की थी, तो ये कुछ बातें रही थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो विजयनगर के राजकीय केंद्र में पाई गई जो मानवी डिब्बा है इसके अनुष्ठानिक विवरणों का उल्लेख। तो भाई अनुष्ठानिक विवरण का उल्लेख पहले तो देखिए मानवी डिब्बा था क्या,
तो ये बहुत ही विशाल का मंच था, इतना इतना 8 फीट ऊंचाई था। ठीक है, अनुष्ठान बेसिकली 10 दिन के जो हिंदू त्योहार होते थे जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी, इनके लिए इसका उपयोग होता था। ठीक है, शुरुआत कैसे होती थी? शुरुआत ऐसे होती थी कि पहले धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, फिर आज की अश्व की पूजा होती थी, फिर बलि दी जाती थी। उसके बाद में नृत्य, कुश्ती स्पर्धा और कुछ झांकियाँ वगैरह निकलती थी। उसके बाद में फिर भेंट वगैरह आती थी। अंतिम दिन में सेना का परीक्षण होता था। एक विवाद आ जाता है कि इतनी बड़ी जो संरचना है वो पाई कैसे जा सकती है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये चीजें थी। उसके बाद में हमने देखा था कि महाभारत काल के दौरान देखे गए जो पारिवारिक संबंध है इसके बारे में, जैसे कि परिवार की बात आई थी, पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक होते थे या नहीं, ठीक है, पितृवंशिकता, कौरव की बात, ठीक है, और जो उत्तराधिकारी होता था जब पुत्र नहीं है तो किसी और को दे सकते थे, भाई को या कोई और नहीं होता था, ये चीजें, कन्यादान और प्रवर्ति गुप्त, इन सभी की बातें हमने की थी। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको देखा होगा। आपने अगर नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। फिर चिश्ती खानका में जीवन की हमने बात की थी। ठीक है, तो चिश्ती खानका में जीवन कैसा होता था? खानका बेसिकली सूफी संतों का एक सामाजिक केंद्र बिंदु होता था। ठीक है, कई छोटे छोटे कमरे होते थे, बड़ा हॉल होता था, यहाँ पे सहवासी अतिथि आते थे। शेख खानका में सबसे ऊपर छत पे रहता था एक छोटे से कमरे में, जहाँ पे वो मेहमान से सुबह शाम मिलता था। ठीक है, खानका का जो आंगन था ये गलियारे से घिरा हुआ था, इसके चारों ओर दीवार थी। यहाँ पे एक सामुदायिक रसोई जिसे लंगर बोलते ये चलता था, और फुतहू यानी कि बिना मांगे जो खैर थी ये चलती थी। ठीक है, सुबह से देर रात तक सभी तबकों के जो लोग थे वो यहाँ पे अनुयायी बनने के लिए, इबादत करने के लिए, ताबीज लेने के लिए आते थे। ठीक है, कुछ राजा जो थे ये बेसिकली धनी या फिर किसी अन्य मामले में अपनी राय वगैरह लेने के लिए आते थे, बहुत से लोग मिलने आते थे। फैलाव कैसे हुआ और ये सारी बातें हमने देखी थी। ठीक है, अच्छा, अगर आप कहते हैं तो एक काम मैं और करता हूँ कि कुछ जो और क्वेश्चन है मुझे लगता है कि आपको और बताने चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं वो लेके आ जाता हूँ एक और पीडीएफ, ताकि आपको जो है ना कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ सैंपल पेपर नंबर अपने 3 के क्वेश्चन। ठीक है, सैंपल पेपर नंबर 3 ये रहा। ओके, सैंपल पेपर नंबर 3 आ चुका है, आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं नीचे की तरफ आके। ओके, हाँ ठीक है, ये देखिए 8 नंबर के और भी क्वेश्चन आ गए हमारे। ठीक है, अब ये चैप्टर फोर्स वगैरह से भी है, इस पे दिए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये रहा देखो, 26 में अलवार और नैनार और वीरशैव, आपको बताना है कि इन सभी ने जातीय प्रथा की जो आलोचना थी ये कैसे की थी। ठीक है, तो पहले तमिलनाडु के अलवार और नैनार संत की बात करेंगे, क्योंकि इन सभी में ये हम ऐसे कह सकते हैं इन्होंने ऐसे विरोध किया था कि जो भक्ति संत होते थे ये सभी समुदाय थे, जैसे चांडाल या फिर जो शूद्र वगैरह थे, इन सभी से आते थे, जिन्हें ब्राह्मण क्या मानते थे? अपवित्र और नीच मानते थे। ठीक है, इनके मुख्य काव्य संकलन को जैसे नलिला दिव्य प्रबंधम है, इसको तमिल वेदों में जो 4 वेद है इसके जितना महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है ना, ये कुछ बातें थी। फिर ऋषभ की बात आ जाती है, तो इन्होंने ऐसे आलोचना की है, ये कहते हैं ब्राह्मण जो कहते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है, ये कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात जो ऋषभ होते हैं ये मृत्यु के उपरांत भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही जो ब्राह्मण थे ये कहते कि श्राद्ध संस्कार के जो तरीके हैं उसको अपनाओ, लेकिन वीरशैव ने क्या करते थे, ये मृतकों को दफनाते थे। जाति की जो अवधारणा थी जिसमें कुछ समुदाय को दूषित माना जाता था, चांडाल या फिर शूद्र वगैरह, तो वीरशैव जो थे इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ आपका अगला जन्म और वर्तमान का जो जन्म है ये जन्म के आधार पे होगा, जिस वर्ण में जन्म होगा तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते थे। ठीक है, जैसे ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र इसमें वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह इसको अस्वीकार किया था, लेकिन वीरशैव क्या कहते हैं, जो वयस्क विवाह वो भी किया जा सकता है और विधवा पुनर्विवाह ये भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण संस्कृत भाषा बोलते थे, वैसे जो वीरशैव थे ये संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा बोला करते थे। ठीक है ना, तो ये वीरशैव के बारे में बातें रही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि 11वीं शताब्दी तक आते आते जो सूफीवाद था ये बहुत ही पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया था। तो इसके बारे में आप इन पॉइंट्स को यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और काफी ज्यादा लंबी वीडियो भी हो चुकी है, अराउंड 40 मिनट तक की हो ही चुकी है। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ लो इन सभी को। और फिर यहाँ पे आ जाता है अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप जो था वो बच गया, लेकिन अमरावती का जो स्तूप था ये वही नष्ट हो गया। तो अमरावती के स्तूप के नष्ट होने क्या बेसिकली कारण थे? सबसे पहले जब इसकी खोज हुई तो राजा की गलती थी, उसे देखा खजाना छुपा है, खुदाई करता चला गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। फिर कॉलेज मैकेंजी की बात आ जाती है, उसने जो रिपोर्ट बनाई वो छापी नहीं गई। 1854 में गुंटूर यानी कि वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ के जो कमीशन यहाँ से आए, बहुत सारी जो वस्तुएं थे पत्थर या मूर्तियां उसको कहाँ लेके चले गए, मद्रास में इंडिया ऑफिस। और 1850 के दशक में बहुत सारे अमरावती पे यात्री आते, वो क्या करते, यहाँ की मूर्तियों को लेके चले जाते, जैसे कि कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी और बंगाल। ठीक है ना, ये चीजें थी। साथ ही साथ अमरावती की जब खोज हुई तो लोगों को, इतिहासकारों को स्तूप का महत्व का पता नहीं था, इसलिए ये भी कारण था।
अब सांची का स्तूप क्यों बच गया भाई? तो पहला कारण ये था कि जब इसकी 1818 में खोज हुई तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति में था। इसके 3 दरवाजे सही थे, एक को वहीं पे अच्छा हुआ 80 इसमें पड़ा हुआ था। फिर शाहजहाँ बेगम ने बहुत ही अहम योगदान निभाया था, सुल्तान जहाँ बेगम का योगदान था, ठीक है। रेल ठेकेदार की नजर नहीं पड़ी, साथ ही साथ सांची के स्तूप की खोज के समय तक जो विद्वान थे नए स्तूपों का महत्व भी पता चल गया था, ठीक है। अब आ जाइए आगे बात करते हैं, तो पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ भाई, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लो। वैसे टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारा अगला, यहाँ पे देखते हैं, तो यह था क्वेश्चन नंबर 28, जो मुद्रा शास्त्र है और सिक्कों के विकास के बारे में बताइए। तो मुद्रा शास्त्र क्या होता है और सिक्के के विकास में भाई चांदी तांबे के सिक्के जो थे पहले डलवाए गए थे, फिर हिंदी यूनानी जो शासक थे इन्होंने सिक्के डलवाए, कुषाण राजा ने सिक्के डलवाए, गुप्त शासकों ने सिक्के डलवाए, फिर धीरे धीरे करके पंजाब और हरियाणा यहाँ के योधे शासकों ने सिक्के डलवाए। दक्षिण भारत से कई तरीके के सिक्के मिले। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में हमें देखने को मिला कि व्यापारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई थी, उसके बाद सिक्के मिलने कम क्यों हो गए ये भी बताएगा। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है ना, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन कि जो बेसिकली हाँ भूमिदान के बारे में बात थी ना, चलिए क्वेश्चन दिखाई देता हूँ। भूमिदान के बारे में इतिहासकारों के मत और विवाद को आपको बताना था। तो भूमिदान के बारे में इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं आप यहाँ से पढ़ लो। पहले अग्रहार की बात, फिर प्रभावती गुप्त की बात, और फिर ब्राह्मणीय मतलब ग्रामीण प्रजा और भूमिदान के प्रचलन में क्या क्या बातें थी और विवाद क्या था इसके बारे में, ठीक है, समझ गए। तो आ जाइए वापस से चलते हैं अपने नए पेपर की तरफ जो कि अभी हम पढ़ ही रहे थे, ठीक है। ओके ये रहा। तो अब हम सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा स्रोत है 29, ये लिया गया है सांची 19वीं सदी से, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ से पढ़ लो, ये सांची का जो स्तूप है इसके बारे में लिया गया है। मैं आपको सीधा सीधा इसके जो क्वेश्चन आंसर बोल सकता हूँ, ठीक है। देखिए सांची के स्तूप की जो खोज थी ये कब हुई थी और उसका उस समय इसकी स्थिति कैसी थी। तो सांची के स्तूप की खोज 1818 में हुई थी, यानी कि 18 में हुई थी, ठीक है। और जब इसकी खोज हुई थी तो इसके जो 3 तोरण द्वार थे वो एकदम सही स्थिति में खड़े हुए थे। एक जो था वो टीले पे गिरा हुआ था अच्छी हालत में, ठीक है, यानी कि ये इसके सारे दरवाजे सही थे बेसिकली, ठीक है। सांची के स्तूप के संरक्षण में जो भोपाल की बेगमें थी इसका योगदान क्या स्पष्ट कीजिए। तो याद रखना ये क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पे 2 नंबर में है लेकिन ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो भोपाल की बेगमों के क्या क्या योगदान थे। सबसे पहला था शाहजहाँ बेगम का, इन्होंने फ्रांसीसी और जो अंग्रेज लोग थे इनको सांची के स्तूप की जो एक्चुअल में मूर्ति पत्थर जो भी था उसको ले जाने की बजाय उसकी कॉपी थी यानी कि जो प्लास्टिक की कृतियां थी वो ले जाने के लिए मना लिया था, ठीक है। साथ ही साथ शाहजहाँ बेगम ने देखा कि इसकी भी जब खोज हुई है तो इसकी जो संरचना है वो काफी टूटी फूटी से मरम्मत करवाने की जरूरत है, रखरखाव की जरूरत है, तो इसके लिए अनुदान दिया था, ठीक है। फिर इनकी उत्तराधिकारी आती है सुल्तान जहां बेगम, तो इन्होंने यहाँ पे एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था, ठीक है। आगे आ जाता है 29 का थर्ड, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों के अलावा और क्या महत्व रहा है। तो और महत्व ये रहा कि यह स्तूप उन लोगों से बचा रहा जो ऐसी चीजों को, ऐसी ऐतिहासिक चीजों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे, ठीक है, उनसे बच गया। साथ ही साथ किसी भी रेल ठेकेदार की, किसी भी निर्माता की नजर तो थी वो इस स्तूप पे नहीं पड़ी। साथ ही साथ सांची का जब स्तूप का खोज हुआ तो इस समय जो विद्वान थे उन्हें जो स्तूप थे इनका महत्व पता चल चुका था, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लेंगे सांची इन 19th सेंचुरी, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है। एंड क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट वाज सांची स्तूप when was Sanchi स्तूप was discovered and what was the its condition at the time। तो 1818 में हुई थी। और यहाँ पे देख लेंगे, explain the contribution of the बेगम्स of भोपाल in conservation of सांची। तो शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम एंड distinct अपार्ट फ्रॉम के बाद में आ जाएगा। तो आपके सामने ये 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। आ जाइए दूसरे के बाद में, तो ये है सम्राट के अधिकारी क्या कार्य करते थे। ये चैप्टर सेकंड से वो क्या बोलते हैं उसको, मौर्य साम्राज्य उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैगस्थनीज के बारे में कुछ बातें कही गई थी कि मतलब मैगस्थनीज ने ये कहानी कही थी बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया था। तो साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का उसने बहुत सारे प्रयास किए। इसके संबंध में उसने धम्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। साथ ही साथ उसने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महमद नामक जो अधिकारी थे, ऐसे विशेष अधिकारी इनकी नियुक्त की थी। ये तरीके अपनाए थे इसने एकजुट रखने के। दूसरा, साम्राज्य के जो महान अधिकारी थे इनके क्या कर्तव्य थे। तो भाई जो कर्तव्य है ना वो ये पूरे के पूरे हैं, ठीक है। ये मेगास्थनीज का एक विवरण है जिसमें साम्राज्य के जो महान अधिकारी हैं इसके कुछ कार्यों को बताया गया है। तो ये सभी के सभी जो सेंटेंस है ना वो उसके कार्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कार्य हमने यहाँ पे लिख दिए उसी से उठा के सेम टू सेम। बेसिकली 2 लिखने थे, मैंने 3 लिख दिए, 2 नंबर का तो क्वेश्चन ही आपका।
उसके बाद में दूसरा ये है कि सैनिक संचालन के लिए नियुक्त उप समितियों की भूमिका बताइए और दूसरी उप समिति के कार्य बताइए। तो सैनिक गतिविधियों को संचालन के लिए एक समिति होती थी और जो 6 है वो उप समितियां होती थी। इसमें से पहली का काम होता था नौसेना का संचालन, दूसरी का काम होता था यातायात और खान-पान का संचालन, तीसरी का काम होता था पैदल सेना का संचालन, चौथी का काम होता था अश्वरोही का संचालन, पांचवी का काम होता था रथारोही का संचालन और जो छठी थी इसका काम होता था हाथियों का संचालन। इसमें जो दूसरी उप समिति थी इसका काम थोड़ा अलग था। इसलिए दूसरी उप समिति यातायात और खान-पान के देखरेख के संबंध में उपकरण को ढोने के लिए, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं फिर कहीं जाते हैं उसके लिए, बैलगाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए, सैनिकों के भोजन और जानवर के चारे की व्यवस्था करने के लिए, सैनिकों की देखभाल करने के लिए, सेवकों और शिल्पकारों को नियुक्त करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रहे थे। ठीक है, तो ये आपके ये थर्ड वाला हो गया अच्छे तरीके से। अब आ जाइए अगले की तरफ बात करते हैं, इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप पढ़ लो इसको। अब जो हमारा अगला वाला है केस बेस्ड हड़प्पा की दुर्दशा, इसको हम ऑलरेडी जो हमारा पेपर नंबर 1 था उसमें कर ही चुके थे। ठीक है ना, तो जहां तक मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि हड़प्पा की दुर्दशा कैसी थी। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। वैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे मैप करें उससे पहले हम अपने अगले पेपर के कुछ और जो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको स्रोत आधारित क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है एक ईश्वर यानी कि कबीर जी के बारे में है, जो कि आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं, दिया गया अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या थे, कबीर जी ने किस प्रकार भक्ति की मान्यता दी है, तो निर्गुण भक्ति और केवल ईश्वर की आराधना। कबीर जी ने परम सत्य को वर्णन करने के किन किन नामों का सहारा लिया है, तो इस्लामी दर्शन में सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर कहा है। वेदांत दर्शन में सत्य को अलग यानी कि अदृश्य और निराकार कहा है। कबीर जी से संबंधित 2 ग्रंथों के नाम बताइए, तो कबीर जी की वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है, जैसे कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब, ये 3 आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाता है बेसिकली ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे, चैप्टर 4 के बारे में है। तो स्तूप क्या है, स्तूप पवित्र स्थान होते थे, आनंद को स्तूप बनाने की सलाह किसने दी थी, ये बातें थी। तथागत कौन थे, तो तथागत जो थे ये बुद्ध का एक दूसरा नाम थे। इन्होंने स्तूप के बारे में क्या महत्व बताया, ये बातें बताई थी। इन्हें 3 स्थानों के नाम बताइए जहाँ स्तूप बनाए गए, भरूच, सांची, सारनाथ और अमरावती वगैरह। अमरावती तो खैर नष्ट हो गया था, उसका नाम नहीं लेंगे, ये 3 ही आएंगे। ठीक है, एक और आ गया था द्रौपदी की शादी के बारे में, ये काफी बड़ा था। ठीक है ना, क्वेश्चन ये थे कि पांचाल के जो राजा थे द्रुपद, इन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की थी भाई, तो सभी को पता है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें धनुष पर बाण चढ़ाते हुए ऊपर की तरफ जो मछली घूम रही होती है और नीचे की तरफ पानी, मतलब थाली में पानी रखा है, उसको देखते हुए उसकी आंख को बेसिकली टारगेट करना था। ठीक है, द्रौपदी को पांडवों की पत्नी होने के लिए राजा द्रुपद को समझाने के लिए व्यास ने कौन से 2 स्पष्टीकरण दिए, तो जो व्यास जी थे इन्होंने द्रुपद से ये कहा कि देखो द्रुपद, तुम्हारी जो बेटी है द्रौपदी, इसे 5 पति होने का बेसिकली वरदान मिला था और ये जो 5 पांडव हैं ये इंद्र के ही अवतार है। ठीक है, और ये दिया था भगवान शिव के द्वारा, इसीलिए। उसके बाद द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह कैसा था, ये बहुपतित्व का विवाह था। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी पत्नी किसी महिला के एक से ज्यादा पति होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, विवाह के स्वरूप को इस विषय के बारे में इतिहासकारों के 2 विचार बताइए, तो ये 2 विचार इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये मैप आ गया था, तो मैप भी देख ही लेंगे अभी। उसके बाद में अरे ये होम साइंस का कहाँ से आ गया, अच्छा ये 11th का पेपर है, आज 11th का भी पेपर है ना, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं अपने एक और सैंपल पेपर के बारे में। तो ये REM व्हीलर के बारे में है, आप चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, ये कुछ स्रोत वगैरह दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, 50 मिनट तक की वीडियो तो ऑलरेडी आपकी होने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 1-2 मैप को देख लेते हैं बस, फिर उसके बाद में इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला 1 सेकेंड मैप जो है हमारा ये रहा। ठीक है, मैप में सबसे पहले हमें देखिए A और B जो मैप पर दिया गया है, एक में वाराणसी, एक में विदिशा, एक में भृगुकक्ष, ये पहचानना है। तो आ जाइए देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। तो जो B आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है वाराणसी। C क्या है, C है सांची। उसके बाद में जो A है ये क्या है, भृगुकक्ष। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है, एक सेकंड, सांची नहीं विदिशा बेसिकली। ये जो है ना C वाला, ये विदिशा है। सांची तो बेसिकली बौद्ध स्थल हो गया ना, ये कुछ और है। ठीक है, फिर भारत के उसी रूपरेखा मानचित्र पर तंजावुर और मैसूर, ये बता दीजिए। तो तंजावुर मैसूर कहाँ है, देखिए तंजावुर जो है बच्चों वो कहाँ पे है, इस जगह पे है तंजावुर। ठीक है, और मैसूर जो है वो उस जगह पे आता है। आइए भरे हुए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वाराणसी इस जगह पे है, विदिशा यहाँ पे है, भृगुकक्ष यहाँ पे है, मैसूर इस जगह पे है और तंजावुर इस जगह पे है। ठीक है,
एक मैप को मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिकली महत्वपूर्ण राज्य तथा नगर के बारे में। जैसे यूपी है, यूपी में 4 जगह हैं। सबसे टॉप पे मथुरा आ जाती है, ठीक है। फिर उसके नीचे कन्नौज आता है, यहाँ पे इधर श्रावस्ती आ जाती है, इधर वाराणसी आ जाती है। वैसे मैंने आपके लिए मैप की वीडियो अभी भी थोड़ी देर पहले डाली थी, आप उसको देख लेना, तैयारी हो जाएगी। बाकी बिहार में टॉप पे बेसिकली यहाँ पे है वैशाली, सेंटर में राजगीर आ जाता है, विदिशा एकदम इसके सेंटर में एमपी के, गुजरात में यहाँ पे भ्रुकक्ष है और तमिलनाडु में यहाँ पे बुहार है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुषाण जो थे ये कहाँ पे शासक करते थे, तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के एरिया में। गुप्त शासक कहाँ पे शासन करते थे, तो यूपी में। वकाटक कहाँ पे शासन करते थे, एमपी में। और शक कहाँ पे शासन करते थे, गुजरात में। और जो चोलचिल पांड्य का साम्राज्य था ये कहाँ पे था, ये था बेसिकली केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये मैप हो गया आपका। अब एक और मैप देख लीजिए, जैसे जो एक और मैप है उसमें क्या बताना है, अमरावती, अजंता और लुम्बिनी। तो आ जाइए देखते हैं अमरावती कहाँ पे है। ये जो बी वाला है ये आपका अमरावती है, ए वाला अजंता है और ये सी वाला आपका लुम्बिनी है। ठीक है, और क्या पूछा गया हमसे, और पूछा गया है कि बीजापुर और चंद्रगिरी। तो बीजापुर और चंद्रगिरी कहाँ है देख लीजिए, पहले ये लुम्बिनी है, ये अजंता, ये अमरावती। ठीक है, अब देखिए बीजापुर कहाँ है, तो ये है बीजापुर और यहाँ पे ये चंद्रगिरी। सिंपल हो गया। ठीक है, एक और मैप देख लेते हैं। तो एक और, एक सेकेंड, हाँ एक और मैप देख लेते हैं, इसको लेके आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक और मैप है, आपको पांचाल, मगध और अवंती ये बताना है। तो पांचाल, मगध, अवंती के बारे में देखिए क्या है। पांचाल कहाँ पे है, देखो ये जो जगह है ना ये वाली, ये पांचाल है। ठीक है, और ये बी जो है ये मगध है, और ये जो ए दिया गया था क्या था हमारा, ये था हमारा अवंती। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली एमपी में यहाँ पे अवंती है। ठीक है, और एक और क्या मैप था हमारा कि विजयनगर और गोलकुंडा, इसे हमें चिन्हित करना था, है ना। तो देख लीजिए ये है पांचाल, ये है मगध, ये अवंती, ये है यहाँ पे गोलकुंडा और यहाँ पे ये विजयनगर। ठीक है बच्चों, वेल यहाँ पे हमने अपने जो आज की इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही सैंपल पेपर थे, ठीक है ना, 3-4, उनको एक ही बार में। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक था क्लास 12th हिस्ट्री का, आपका जो आज एग्जाम होने वाला है मिड टर्म का, इसकी तैयारी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जो कि था हमारा चौथा सैंपल पेपर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर से शेयर करें। और हाँ, एक बार आप सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट में बता के जाना जब आपका एग्जाम हो जाए कि आप 80 आउट ऑफ कितना स्कोर कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत क्या रंग लाई है और आपको जो रिजल्ट है उसमें कितना फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में आपके नए सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के साथ में, या जो भी क्वेश्चन मैप वगैरह जो भी आएगा उस वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, कुछ भी खाली मत छोड़ना, किसी भी क्वेश्चन में खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना क्वेश्चन से संबंधित, टॉपिक से संबंधित। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।